हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड जितना कुछ भी है आपको इस वीडियो में सब मिल जाएगा। समझ लीजिए एक प्रकार का ये आपको वन शॉट वीडियो है जिसमें सारा चीज कवर है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, जितना भी चाहिए हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे मोटिवेशन से। देखिए मोटिवेशन जानने से पहले कुछ उसको जो रिलेटेड टर्म है वो देख लेते हैं। और वो तीन रिलेटेड टर्म क्या है? एक है आपका मोटिव, दूसरा आपका मोटिवेटिंग और तीसरा क्या आपका मोटिवेटर। ये तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, देखिए मोटिव एक प्रकार से समझिए इंसान का एक एक इनर स्टेट होता है, अंदरूनी डिजायर होता है। ठीक है, वो आपका एक कारण बना के देता है कि भाई ऐसा करो। आसान भाषा में देखिएगा, किसी 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 लोगों को ना म्यूजिक का थोड़ा कीड़ा काटते रहता है भाई, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे हैं। कीड़ा काटने का मतलब होता है कोई भी चीज को करने का अंदर से ख्वाहिश होता रहता नहीं है कि भाई कुछ भी चीज को देखिएगा मन में रहता है कि भाई ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो क्या मतलब एक कीड़ा काटते रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रकार का वो मोटिव। ठीक, तो क्या है? बेस्ड ऑन इंटरनल अर्ज डिजायर और नीड्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मोटिवेटिंग क्या है? मोटिवेटिंग है, मोटिवेटिंग मतलब वो तरीका है, समझ लीजिए एक ऐसा एक्ट है इन्फ्लुएंस का कि भाई सामने वाला को उत्साह मतलब उत्साह दिलाता है कि भाई ये करो। ठीक है, ये होता है आपका अंदर का डिजायर। और ये जो होता है ना, ये मेनली इंसान को पुश करता है वो चीज की तरफ। ये चीज जो होता है मोटिवेटिंग, वो क्या करता है? आपको पुश करता है उसके तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग रीजन फॉर पीपल टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए ये वो रीजन देता है कि भाई हम उसके तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, और मोटिवेटर क्या? मोटिवेटर वो टेक्निक है या टूल्स बोल लीजिए, वो टेक्निक या टूल्स है जो आपका मोटिवेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर कंपनी का पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रीति। अगर इसको हम एक और एग्जांपल बता दें तो समझ लीजिए भाई अंदर में एक कीड़ा काटे जा रहा था आपको म्यूजिशियन बनने का। ठीक है, म्यूजिक लाइन में जाने का, बट फैमिली का परेशानी, फैमिली का आपका बैकग्राउंड के कारण और बाकी सब के कारण भाई कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत कम स्कोप है, नहीं है, ऐसे वैसे क्या करोगे उसमें? मतलब उसमें कोई दिखेगा नहीं, वहां जाके उस फील्ड में क्या करोगे? तो एक प्रकार का क्या भाई वो अंदर में आपका डिजायर तो है पर सोशल प्रेशर के कारण उसको आप हटा दिए। फिर क्या होता है? फिर आपको एक स्टार, एक आपको समझ लीजिए कोई स्टार दिखेगा या कोई सेलिब्रिटी दिखा जो एकदम ग्राउंड लेवल से उठ के आया। एकदम ग्राउंड लेवल से वो बेचारा उठ के आया या बेचारी उठ के आई और वो धीरे 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 अपना मेहनत के दम पे ऊपर उठती गई। ठीक है, अब धीरे धीरे ऊपर उठती गई तो क्या होगा? ये आपके लिए एक प्रकार का आइडल का काम करता है या करती है। तो उसको देख के आपको लगेगा नहीं, जब ये ग्राउंड लेवल से उठ के उतना ऊपर जा सकता था, आपके अंदर भी एक एक आपके अंदर भी एक हिम्मत आता है कि भाई अगर ये कर सकती है मेरे आइडल तो उसको फॉलो करते हुए हम भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए फिर लास्ट में अगर कोई फिर आपको कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ये सब सपोर्ट कर दे, ठीक है भाई हम तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे या तुम गाओ, तुम सिर्फ गा दो, सीडी पब्लिश करने का, सीडी सीडी तो आता नहीं है, यूट्यूब में पब्लिश करने का काम, एडिटिंग फेडिटिंग काम हम सब कर देंगे, यानी कि सारा चीज वो कर देंगे जो तुमको चाहिए। तो क्या होगा? वो एक प्रकार का मोटिवेटर काम करेगा। तो क्या हुआ? इस तरह से देखिए सारा चीज फुलफिल हो गया। एक अंदर का वो कीड़ा, और कीड़ा को कुछ मिल गया भाई आगे बढ़ने के लिए सो, और फाइनली उस कीड़ा को शांत करने का तरीका। तो ये है उसका मतलब। ठीक है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या फीचर्स है? देखिए सबसे पहली चीज क्या है? आपका साइकोलॉजिकल है, यानी कि आपका सारा चीज आपका ब्रेन का है और आपका इनर डिजायर का है। ठीक है, ब्रेन का है और आपका इनर डिजायर का है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए साइकोलॉजिकल है। ठीक है, मानसिक सुख प्रोवाइड करता है। टीचिंग का दुनिया में, हम लोग का टीचिंग के दुनिया में ये आपका काम का चीज बता रहे हैं। टीचिंग का दुनिया में ना बच्चों लोग मोटिवेशन को दाल भात चावल और रोटी की तरह खाना पसंद करता है। ठीक है, मोटिवेशन को दाल भात चावल और रोटी की तरह खाना पसंद करता है भाई, कि सुबह उठे तो मिले मोटिवेशन, दोपहर को मोटिवेशन, सोने से पहले जाए तो मोटिवेशन। मतलब हर चीज में बच्चा लोग को मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के नाम पे। मोटिवेशन से ना बच्चों पढ़ाई नहीं होता है, मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप ऐसा मोटिवेशन बनाएं कि भाई मेरा फैमिली को हमको सपोर्ट करना है, मेरा फैमिली गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, नो डाउट हम आपका फैमिली बैकग्राउंड का फुल रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? मेरी फैमिली भी, हम भी काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
तो हम समझ सकते हैं ये आपका इंटेंशन कि बहुत अच्छा है कि भाई अब जैसे हो जाए तो अपने मम्मी पापा को हम भी सपोर्ट करना चाहेंगे, उनका दुख दर्द बांटना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, या कुछ एक अच्छा लाइफ उनको भी देना चाहेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मोटिवेशन का आधार बना देते हैं। मोटिवेशन का क्या करते हैं, इसको सोर्स बना देते हैं कि भाई हमको अपना फैमिली का देखभाल करना है, ठीक है। और वो सब मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली का ये एकदम समझ लीजिए ड्रीम होता है भाई, कि उसका भी मम्मी पापा या सोसाइटी जो भी है सब उसको थोड़ा मान सम्मान करे, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिसको आप सोर्स बना रहे हैं ना, जिसको आप सोर्स बना रहे हैं, ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है, बिगेस्ट मिस्टेक है आपका जिंदगी का। ये बिगेस्ट मिस्टेक में से एक है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप अपने भावनाओं के आधार पे, अगर आप इमोशंस में आ करके, ये आपका मोटिवेशन क्या एक प्रकार का इमोशंस ही तो है कि भाई हमको अपना मम्मी पापा का हेल्प करना है या ये करना है या किसी के साथ टॉप करना है एग्जाम में। अगर इसको आधार बना करके आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। और देखिए, हो ये भी सुन लीजिए, अगर चलिए किस्मत से फॉर्चुनेट होकर के आपका एग्जाम अगर एक अटेम्प्ट पे निकल गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक अटेम्प्ट में अगर आप फेल कर गए और दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट में आने का जब बारी आएगा ना, तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा, एकदम ब्लैंक हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। और जिस इमोशन को आप मोटिवेशन बना के रखे थे ना कि हमको अपना मम्मी पापा का भाई सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, उसका तो हम फुल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यही आपका मौत का कारण बन जाएगा। क्योंकि आपके मन में इस लेवल का डर बैठेगा ना कि भाई एग्जाम नहीं निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना पूरा जी जान लगा के पढ़े, एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि बिल्कुल ही देखिए बहुत कॉमन चीज है एग्जाम नहीं निकलना, हो सकता है भाई, एकदम हो सकता है। और ये जो है ना, ये डर आपको खा जाएगा अंदर से। उसके बाद जब आप पढ़ने भी बैठेगा ना, तो पढ़ नहीं पाइएगा, एकदम दिमाग को आपको खा जाएगा। इसलिए बच्चों देखिए, पढ़ाई जो है आपका मोटिवेशन से नहीं होता है, ठीक है। ये आप जितना भी रील्स वूल्स या अलग अजीब जो टीचर को देखते रहते हैं ना, ये लोग सब झूठ बोलते रहता है, मतलब ड्रामा बना के रखा है ये कोचिंग इंडस्ट्री में, ये मतलब बेच रहा है लोग मोटिवेशन। अब बच्चा लोग उसको सुबह शाम लंच ब्रेकफास्ट, सुबह में दोपहर में शाम में हर टाइम उसको लंच की मतलब खाए जा रहा है लंच, उसको समझ खाना समझ के मोटिवेशन को। किसी भी एक स्टूडेंट जो एक बार अगर फेल कर गया ना, उसे कभी कंसल्ट कीजिए कि कैसे ये दिमाग में आपका प्रेशर बिल्डअप कर देगा। पढ़ाई बच्चों होता है डिसिप्लिन से, ठीक है, पढ़ाई होता है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन वर्ड सुनते ही तो आपका बच्चा लोग का रुआ कांप जाता है, ठीक है, लोग को रात का चैन नींद नींद उड़ जाता है डिसिप्लिन नाम सुनते हैं। डिसिप्लिन ही वर्ड इतना खतरनाक है, आपका क्या अच्छा से बड़ा बड़ा लोग का भी डिसिप्लिन वर्ड सुन करके बुखार उखार धर लेता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ाई करे तो करे कैसे, अगर मोटिवेशन को सोर्स नहीं बनाए तो फिर पढ़े कैसे। अगर आप भगवत गीता पढ़े होंगे तो उसमें ये इसका जिक्र है, उसमें देखिए कृष्ण भगवान बोले हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपका ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है आपका मोटिवेशन से। मोटिवेशन बोलिए चाहे फिर उसको आप इमोशंस बोलिए, ठीक है। जिम्मेदारी हमेशा बड़ा होता है आपका अलग अलग आपका भावनाओं से, आपका इमोशन से। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुने और राधा माता को छोड़ करके चले गए, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कोरिलेट कर दें तो स्टूडेंट लाइफ में आपका पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है पढ़ाई करना। स्टूडेंट लाइफ में बच्चों आपका जिम्मेदारी ही है पढ़ाई करना। आप पढ़िए सिर्फ इसलिए कि भाई वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट लाइफ में हमको पढ़ना ही है। स्टूडेंट लाइफ में और कुछ नहीं करना, स्टूडेंट लाइफ में आप शादी ब्याह थोड़ी ना कीजिएगा, स्टूडेंट लाइफ में काम ही होता है भाई पढ़ाई करना। स्टूडेंट लाइफ भी होता है आपका आपका समझ लीजिए स्टडी करने का। तो जब पढ़ाई करते हैं ना, जब पढ़ाई आप लोग करने बैठते हैं तो इसलिए पढ़िए कि भाई ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो मेरा एज ही है पढ़ने का, ठीक है। तो उसको आप जिम्मेदारी समझ के पढ़िए, अपना भावनाओं में आके नहीं पढ़िए। भावनाओं में आके पढ़िएगा तो आपको बाद में ट्रैप कर लेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पढ़िएगा तो हमेशा आपको ऊपर रखेगा। इसलिए साफ साफ बोला जाता है कि जो अगर उसको आप कर्तव्य यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कीजिएगा ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन योर इमोशन, ये हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो पढ़िए इसलिए क्योंकि भाई आपका काम ही है पढ़ना स्टूडेंट लाइफ में, और क्या कीजिएगा स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़िए कि भाई हमको 90% लाना है या 100% लाना है, टॉप करना है या अपना फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट के, इस सबको आधार बनाइएगा ना, इस सबको अगर डिजायर को अपना आधार बनाइएगा तो ये आपका बाद में ट्रैप बन जाएगा, और यही ट्रैप आपको अपने जाल में एक बार फंसा लेगा अगर आपका एक अटेम्प्ट एग्जाम नहीं निकला तो।
जिसका एक अटेम्प्ट में नहीं निकला होगा ना, और जैसे जी जान लगा पढ़ा, उससे पूछिए कि कैसे वही मोटिवेशन उसके लिए सरदर्द बन गया होगा। तो इतना ही बच्चों, हम किसी भी टॉपिक में इतना लंबा फालतू का ज्ञान देना पसंद नहीं करते, इसमें केवल इसलिए दिए हैं ताकि यूट्यूब तो हम भी चलाते हैं और हमको भी दिखता है कि कैसे बच्चा लोग इसमें ट्रैप फंसे जा रहा है। ठीक है, मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब आपको हर दिन एक, जैसे एक लड़की लोग को होता नहीं है, गिव मी 3 रीजन फॉर टू लव मी, तो वो 3 रीजन केवल एक दिन नहीं मांग गई है, वो डेली चलता है, समझे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस टाइप का हो जाएगा आपका मोटिवेशन। अगर किसी को सोर्स बनाइएगा तो कहाँ से 3 दिन, हर दिन 3 नया रीजन लेके आइएगा? अरे शुरू का 7 दिन ले आइएगा, बाकी कहाँ से लाइएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गोल डायरेक्टर बिहेवियर, जैसे ये आपको बताएं, ये स्पेसिफिक गोल क्या है कि भाई हमको 90% लाना है, हमको टॉप करना है, हमको अपना फैमिली को सपोर्ट करना है, ये क्या, ये सब आपका, ये आपका एक गोल है। ठीक है, कंपनी का पर्सपेक्टिव में ये सब अलग अलग होगा। ठीक है, कंपनी के पर्सपेक्टिव में ऑलवेज कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेंगे। हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कंपनी इसको 2 भाग में बांटती है, क्योंकि हम लोग कंपनी का पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो पॉजिटिव होगा क्या कि भाई अगर मोटिवेट करना है किसी एम्प्लॉय को, तो भाई उसको रिवॉर्ड दो, उसको थोड़ा पैसा वैसा बढ़ाओ, थोड़ा प्रमोशन वरमेशन दो ताकि उसको अच्छा लगे। अगर कामचोर टाइप का एम्प्लॉय है, इसे ये सब पहले हम इससे ये करते हैं, जब नहीं सुधरा तो भाई पनिशमेंट देते हैं, धमकी देंगे उसको, काम उसका इंक्रीमेंट रोक देंगे, सैलरी बोनस वोनस काट देंगे, ये सब है। ठीक है, कोई शक का बात नहीं है, एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मोटिवेशन। ठीक है, ये समझ में नहीं आता जाता तो ये आखिर आखिर सामने वाला चाह क्या रहा है। ठीक है, और है क्या ना, मोटिवेशन में एक और दिक्कत है। देखिए इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में लिखा हुआ होगा, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, भाई हर किसी का अपना अपना मोटिवेशन होता है। एक कंपनी को कोई एक स्पेसिफिक रूल चाहिए भाई कि क्या करे कि सबको मोटिवेट हो जाए। ऐसा हम क्या करें कि मेरा सारा एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाए। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो एक एक ही चीज सबको मोटिवेट नहीं कर सकता है। जैसे कि आप ही लोग को देख लीजिए, मैं किसी को 90% लाना है, किसी को टॉप करना है, किसी को फैमिली सपोर्ट करना, सबका अलग अलग है ना मोटिवेशन का कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि भाई कोई हर एम्प्लॉय का, जितना भी एम्प्लॉय सब है, जितना भी एम्प्लॉय है, सबका अपना अपना कारण है। तो कंपनी सबका फुलफिल करने लगेगा तो भाई हो गया कंपनी का काम तमाम। उसको चाहिए कोई एक यूनिवर्सल टाइप से। ठीक है, यूनिवर्सल जो सब पे लागू हो। ठीक है, तो इस टाइप का है बच्चों। फिर देखिए मोटिवेशन का प्रोसेस। मोटिवेशन का प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले क्या होता है हम लोग का अनसेटिस्फाइड नीड्स। ठीक है, मतलब कोई एक ख्वाहिश रहता है जो हम लोग का सेटिस्फाई नहीं हुआ रहता है, जैसे वो अंदर का वो कीड़ा टाइप का समझ लीजिए, वो कीड़ा बाद में आएगा, मतलब कि एक अनसेटिस्फाइड नीड है जो अंदर में दबा हुआ। ठीक है, अब वो जो अंदर में जो ख्वाहिश जो दबा हुआ था ना, वो बार बार टेंशन देते थे भाई कि ये मेरा पैशन था, ये मेरा ख्वाहिश था, वो म्यूजिशियन बनना। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है, कोई चीज आता है जो उसको पुश करता है कि भाई कि नहीं अब तो तुम जइबे करो। ठीक है, फिर वो कुछ कुछ सर्च करके देखेगा कि भाई क्या करे क्या करे। ठीक, अच्छा फाइनली जब सर्च करके वो निकाल लेता है क्या करना चाहिए, फिर फाइनली सेटिस्फाई हो जाता है उसका नीड। और नीड जब सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर बाद में जो टेंशन है वो क्या होता है, घट जाता है। फिर अंदर का जो कीड़ा जो काट रहा था रह के, अब आप म्यूजिशियन बन गए, एल्बम गा दिए, या होता ना बस म्यूजिशियन बनना है भाई तो कम से कम एक सॉन्ग गा देते हैं या एक कुछ काम में कर लेते हैं, कम से कम दिल को संतुष्टि मिल जाएगा। ठीक है, दिल को संतुष्टि मिल जाएगा, वही बड़ी बात है। तो उतना भी कर लेते हैं तो संतुष्टि है। तो उसके बाद एक बार जब कर दी क्या होगा, आपका जो टेंशन है क्या होगा, आपका धीरे धीरे घट जाएगा। क्लियर, ये था। हाँ, अब ये देखिए कंपनी का दुनिया में 2 तरह का मोटिवेशन होगा, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा के दम पे उसको मोटिवेट करना, और दूसरा क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि उसको मक्खन लगा करके इस टाइप से उसको मोटिवेट करना। अब पैसा में क्या है, देखिए जो पैसा वाला मॉनेटरी रिवॉर्ड है इसको हम लोग जनरली बेटर मानते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक को दीजिए सबके साथ हो सकता है, इसलिए पे एंड अलाउंस मतलब सैलरी डीए ये सब बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव, यानी कि अगर उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा रहा, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा तो उसके आधार पे भी उसको प्रमोशन दे सकते हैं, फिर उसको बोनस दे सकते हैं। ठीक है, ये बोनस दे सकते हैं। इन सबको अगर डिटेल में बताने जाए तो बहुत दिक्कत है, बस बेसिक समझ लीजिए। ये बोनस हो गया, बोनस एक समझ लीजिए एक प्रकार का एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, वन टाइम एक्स्ट्रा टाइप का सैलरी हो गया। जैसे 12 मंथ का सैलरी होता है ना, तो समझ लीजिए बोनस 13वां सैलरी होता है सिंपल पर्पस पे, यानी कि बोनस सैलरी के अबव में आपको कुछ मिल रहा है। और ये जो प्रोडक्टिव लिंक वेज इंसेंटिव है, ये जो प्रोडक्शन से ज़्यादा कीजिएगा तब मिलता है। प्रॉफिट शेयरिंग, कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट होने से कंपनी प्रॉफिट शेयर कर सकती है।
को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, ये आपका जो आप ये ESOP पढ़े होंगे ना कि भाई शेयर को कम दाम में बेच देना, वही लिखा हुआ है। अलॉटिंग कंपनी शेयर टू एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट प्राइस, अपना कंपनी का शेयर्स को कम दाम में बेच देना। ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो बहुत सारा है बच्चों, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब भी मोटिवेट करता है कि हाँ बुढ़ापा के बाद भी हमको ये सब मिलेगा तो मेरा लाइफ सिक्योर है। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स एक प्रकार का अलग अलग बेनिफिट्स मिलता है, जैसे आपका मेडिकल बेनिफिट, फैसिलिटी, कार अलाउंस और बहुत तरह का मिलता है। ठीक, तो ये सब कुछ डिफरेंस है फाइनेंशियल में। तो मेन वही था फाइनेंशियल। अब ये इसमें आ जाएगी, इसमें हम लोग थोड़ा सा चुनाव लगाने काम करते हैं एम्प्लॉय को। उसको स्टेटस दिए भाई कि हाँ ये थोड़ा सोशल रैंक और प्रेस्टीज, उसको मान सम्मान दिए, बुलाए उसको स्टेज में, तो उसको भी अच्छा लगा। बहुत एक होता है बच्चों के एक समय के बाद ना पैसा का डिजायर आदमी का घट जाता है, अब उसको चाहिए होता है फुल इज्जत। ठीक है, फुल इज्जत चाहिए होता है भाई। तो ये है। और नेशनल क्लाइमेट किसी किसी को हो सकता है भाई, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ फर्म इंक्लूडिंग लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सब मिले भाई कि थोड़ा आज़ादी मिले, बार बार इम्प्लॉय पे मतलब इम्प्लॉयर लोग बार बार परेशान ना करे, ऐसा ना हो कि CCTV कैमरा सर पे लगा दिया है और 24 घंटा देखे जा रहा है। ठीक है। बहुत बार कैरियर एडवांसमेंट, बहुत को डर लगाता है भाई कि यहाँ से अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा, और नहीं तो फिर भी कुछ और अलग से प्रोफेशनल चीज सीखें। ठीक है, तो ताकि थोड़ा और पर्सनल ग्रोथ हो जाए। ठीक। जॉब इनरिचमेंट, ये आप बात नीचे आएगा उस समय देख लेंगे। ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम होता है भाई कि हाँ ये अच्छा काम किया, इसको अवार्ड दो, मंथ मंथ ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब क्या सब तरीका है एम्प्लॉय लोग से ज़्यादा काम करवाने का। ठीक है। फिर जॉब का सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में बुला लो, भले कुछ सुना ना सुना हो एटलीस्ट बुला लीजिए कम से कम। बहुत बार क्या होगा, बहुत सारा एम्प्लॉय अच्छा कंट्रीब्यूशन दे जाता है, तो उन लोगों का बात एटलीस्ट सुनना चाहिए, भले अपने हिसाब से करना चाहिए। देखिए जिंदगी में सारा फैसला खुद ही लेना चाहिए कभी भी, चाहे कितना अच्छा टीचर हो। अभी तो हम फेमस भी नहीं हुए हैं, बहुत सिंपल सा टीचर हैं, और उम्मीद करते हैं अगर कभी हम नाम कमाए तो अपना बच्चा लोगों को साफ बताएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी हो, कितना बड़ा टीचर हो, कुछ भी बोले, कभी भी उसके आने पे फैसला नहीं लीजिएगा, उसके कहने पे फैसला नहीं लीजिएगा। डिसीजन आपका हमेशा खुद का होना चाहिए। डिसीजन कंप्लीटली पर्सनल चीज होता है बच्चों। क्यों ऐसा हम बोल रहे थे कि हम अपना जिंदगी में बहुत सारा लोग को देखे हैं, उन लोग का एक्सपीरियंस के दम पे आपको बता रहे हैं। खुद फैसला ले लीजिएगा ना, और वो कल जाके गलत भी हो जाएगा, और आपका इंटेंशन अच्छा था भाई, आपका इंटेंशन अच्छा भाई, हम सही नियत के साथ फैसला लिए, तो कल चल के अगर वो फैसला गलत साबित भी होता है, जो आप सोचे थे वैसा नहीं भी होता ना, आप एटलीस्ट किसी सामने वाले को ब्लेम नहीं कीजिएगा। ये जो सबसे घटिया गेम है ना, ब्लेम गेम, वो आप एटलीस्ट नहीं खेलिएगा। आप एटलीस्ट बोलिएगा भाई हम तो खुद ही डिसीजन लिए थे। लेकिन कितना अच्छा टीचर हो, देखिए टीचर टीचर है, वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ भी टीचर लोग कुछ भी बोलता है, जिंदगी का फैसला एक डायमेंशन के साथ बताता है कि जैसे जिंदगी में सब कुछ खाली पैसा कमाना ही है। अरे जिंदगी में बहुत सारा डायमेंशन है। ठीक है, वो कभी हम फुर्सत में बताएंगे। एक डायमेंशन से फैसला नहीं होता कि केवल पैसा, अरे पैसा है, आपका फैमिली, आपका पर्सनल लाइफ, आपका जो लाइफ पार्टनर, सो आपको सभी डायमेंशन को रख करके फैसला दिया जाता है। ये कभी मत सोच लीजिएगा कि भाई एक डायमेंशन को रखेंगे पैसा तो जिंदगी सब कुछ सवर जाएगा, ये सबसे बेकार घटिया मेंटालिटी है। ठीक है। तो ये दो प्रकार का आपका समझ लीजिए इंसेंटिव है बच्चों, एक नॉन फाइनेंशियल और एक फाइनेंशियल। अब देखिए जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन क्या है ना, आपका स्पेसिफिक कंटेंट और मेथड ऑफ रिलेशनशिप जो बताता है भाई कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन होता है आपका, समझ लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसको मिलने लोग 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, जॉब डिजाइन में ये चारों आता है। पहला क्या आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन, काम को आसान बना देना, यानी कि काम को थोड़ा तोड़ देना। फ्यूल्स का प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा एक है डिवीजन ऑफ वर्क, ये समझ लीजिए वही है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि भाई स्पेशलिस्ट आ जाए, स्पेशलाइजेशन आ जाए। अगर काम को थोड़ा बांटिएगा तो कम काम तो कम टेंशन, तो ध्यान ज़्यादा रहेगा, ध्यान ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उस काम में आप स्पेशलिस्ट बन ही जाइएगा। ठीक है। जॉब रोटेशन, जॉब को सिस्टमेटिक चेंज करते रहना चाहिए ताकि भाई एम्प्लॉय थोड़ा सा कुछ ना कुछ नया सीख सके। देखिए बोलने के लिए है, पर इतना आसानी से होता नहीं जॉब रोटेशन, और अगर होगा तो सेम डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में करेंगे, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट भेजेगा फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सोचिए कोई अकाउंट्स सेक्शन का बंदा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है भाई, वो जिंदगी भर खाली डेबिट और क्रेडिट किया है। ये पर्सन जिंदगी भर अपने तो डेबिट किया होगा तो क्रेडिट किया होगा, अब इसको आप भेज दिए मार्केटिंग में। नो डाउट मार्केटिंग वाला भी पढ़ा होगा, लेकिन ये उसी काम में एक्सपर्ट है भाई, उसका दिमाग पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही दौड़ता है, तो उसको आप उसी डिपार्टमेंट में जम कराइएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, वो उसी डिपार्टमेंट में जम मारेगा। उसको उठा के भेज दीजिएगा मार्केटिंग में, जहां पर बोलने का हुनर होना चाहिए। ये क्या मार्केटिंग कंप्लीटली कम्युनिकेशन ही तो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो कहाँ वहां पर टिक पाएगा। इसलिए इसको जंप भी कराना तो केवल यहीं पर कराएंगे। ठीक है।
जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट, इसको सीधा डिफरेंस बिटवीन का टेबल में देख लेते हैं ताकि आपको शांत हो, क्लियर हो। जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनलार्जमेंट मतलब देखिए काम बढ़ा दिया गया है, ठीक है, काम बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं, रुकिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए जॉब इनलार्जमेंट, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, उत्तर देखने जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको डिटेल में इन दोनों को और अच्छा समझना है ना, तो एक बार दूसरा वीडियो होगा, उसमें सर्च मार लीजिएगा जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए आप सीधा एग्जाम्पल देकर खत्म कर रहे हैं। क्या है पहले, जॉब इनलार्जमेंट। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, बैंक का, उसको केवल जिम्मेदारी था सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का, और बाद में अब उसको काम को बढ़ा करके उसको बोला गया भाई कि अब तुम करंट अकाउंट भी देखो और फिक्स्ड अकाउंट भी देखो, ठीक है। बैंक में 3 तरह का अकाउंट खुलता है, वो पहले केवल सेविंग अकाउंट देखता था, अब उसको बोला गया क्या कि अब करंट अकाउंट भी देखो और फिक्स्ड अकाउंट भी देखो। इसमें किसी प्रकार का स्किल का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। वो पहले सेविंग अकाउंट देखता था, ठीक, पहले केवल सेविंग अकाउंट देखता था, अब उसको बाद में 2 और अकाउंट मिला। तो जो स्किल के साथ वो सेविंग अकाउंट देख लेता था, जिस स्किल के साथ सेविंग अकाउंट मेंटेन कर लेता था, वो उसी स्किल के साथ वो आपका करंट अकाउंट भी और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी वो आराम से देख लेगा। कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर कोई ना ग्रोथ होगा, नहीं आपका कोई सैलरी बढ़ेगा। ये सिंपली इसलिए किया गया, अब बुक में ऐसा लिखा जाता है कि थोड़ा सा जो उसको जो बॉर्डम वो फील बोर जो हो रहा था भाई एक ही काम को कर करके, अब उसको बोरियत फील नहीं होगा। ये बोलने के लिए, ठीक है, कंपनी थोड़ी ना बोलेगी कि काम बढ़ा रहे हैं, तो ये बोलने के लिए कि भाई उसका बॉर्डम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको इसमें देखने को क्या मिला भाई, किसी भी प्रकार का स्किल नहीं बढ़ा, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्किल ना बढ़ा, ना किसी प्रकार का यहाँ ग्रोथ हुआ है। बात करते हैं जॉब इनरिचमेंट। अब क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल क्यों कहलाता है, हॉरिजॉन्टल इसलिए क्या भाई कि सेम स्किल में ही काम हो जाएगा। पहले केवल सेविंग अकाउंट था इसी स्किल में, अब इसी स्किल में आप करंट अकाउंट भी देख लीजिएगा, और इसी अकाउंट में आप एफडी अकाउंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी देखने को कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए क्या ये प्रकार हॉरिजॉन्टल है, बस वर्कलोड सेम लेवल का वर्कलोड बढ़ गया, यही है। ये सब सेम ही टाइप का काम है ना, अकाउंट देखना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी एक प्रकार से अकाउंट मेंटेन करना, फिक्स अकाउंट भी क्या प्रकार का अकाउंट मेंटेन नहीं करना, इसलिए क्या वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल थोड़ा अलग होता है। वर्टिकल क्या होता है ना, इसमें आपको जैसे समझ लीजिए कि एक मैनेजर था, ठीक है, वो लोन बैंक मैनेजर है, उसके पास बैंक मैनेजर के पास पहले ना लोन के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये मैनेजर है, ठीक है, ये मैनेजर है, इसको हर बार इसको लोन के लिए हम रखे थे, लोन अप्रूव कराने के लिए। तो हर लोन के लिए ना पहले इसको अपना अपना सीनियर से परमिशन लेना पड़ता था कि सर ये ला लोन, अब इसको हम पास करें कि नहीं। सीनियर उसको गाइड करता था कि हाँ कर दो या ना कर दो भी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जॉब इनरिचमेंट में, कि इसको ना बाद में हम लोग भाई एक पावर थमा दिए कि ठीक है, अब जो छोटा मोटा लोन है ना, छोटा मोटा लोन अमाउंट है, उसको तुम खुद से हैंडल कर दो, अपना सीनियर के पास आने का पूछने का जरूरत तुमको नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, ये आपको सीनियर का भी काम मिल गया, तो क्या हुआ, एक प्रकार का आपका पावर को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो मैनेजर था, इसका पावर, इसका वाला जो पावर, थोड़ा सा पावर इसका मिल गया अपना सीनियर का, इसलिए क्या ये आपका, इसलिए ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, इसलिए वर्टिकल है। क्या इसमें सैलरी बढ़ेगा, क्या इसमें सैलरी बढ़ेगा, तो इमीडिएट में नहीं बढ़ता है, इमीडिएट में सैलरी नहीं बढ़ता है। आपको पहले पावर दिया गया, मान लीजिए इस मैनेजर को ये मैनेजर को इसका पावर पहले दे दिया गया, उसके बाद देखा जाएगा कि आप काम को कितना अच्छा से ढंग से किए कि नहीं। अगर आपका काम ओके रहा तो बाद में जो मीटिंग बैठेगा ना, उस पर फिर सैलरी बढ़ाया जाएगा, इमीडिएट में सैलरी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि भूलिए नहीं, ये जो जॉब इनरिचमेंट है ना, जो जॉब इनरिचमेंट है आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट है। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, जो जॉब इनरिचमेंट है ये आपका नॉन फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या बोले थे भाई कि जहां पर वो पैसा का टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पावर तो मिला, ये जॉब इनरिचमेंट में, इस इस जॉब इनरिचमेंट में आपको क्या हुआ, आपको पावर मिला है, ठीक है। इस जॉब इनरिचमेंट में आपको क्या हुआ, आपको पावर मिला है, पर सैलरी इमीडिएट में नहीं बढ़ता, सैलरी आपका थोड़ा सा बाद में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें है, अब आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि मोटिवेशन का दुनिया में जो पहले जो अर्ली व्यू था ना, उस पर क्या विचार था। देखिए जो ट्रेडिशनल थ्योरी था ना, ट्रेडिशनल थ्योरी मेनली फोकस करता था पहले क्या, कि वो ह्यूमन नेचर और एक्सटर्नल कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करने का काम करता था। आसान भाषा में वो लोग रिवॉर्ड और फियर पे भरोसा करता था, ठीक है, कि काम अगर अगर ये एम्प्लॉय है, अगर ये काम अच्छा से कर रहा है
तो भाई इसको क्या दो, फिर इसको रिवॉर्ड दो, सीधा सा। अगर ये एम्प्लॉय है, कामचोर है, काम नहीं करता है ये, तो फिर क्या इसके लिए, फिर क्या, फिर इसके लिए फियर, या फिर बोलिए इसके लिए क्या है, फिर सीधा सीधा पनिशमेंट है। फिर इसके लिए समझिए सीधा सीधा क्या है, पनिशमेंट है। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, मेनली सिर्फ फोकस करता है भाई या तो रिवॉर्ड से या तो फिर पनिशमेंट से, दोनों का दम पे ही काम किया जाएगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला था वो क्या है आपका, पहला जो इस ट्रेडिशनल थ्योरी में जो सबसे पहला है वो क्या है आपका, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, यानी कि कैरोट और स्टिक। अब ये एक ना एक प्रकार का कहावत था, डोंकी एंड कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। इसमें क्या होता था ना कि समझ लीजिए एक डोंकी था, ठीक है। अब ये जो डोंकी था ना, ये चल नहीं रहा था। जब ये चल नहीं रहा होता है ना, तो क्या करता है कि जो इसका मालिक होता है, इस गधा का, मान लीजिए ये गधा है, ठीक है, इसका ऐसे गधा है, तो इसके वो ऊपर में ऐसे वो बैठ जाता है और ऐसे स्टिक लगा करके ऐसे एक गाजर को उसके सामने रख देता है, फिर ये गधा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि चल नहीं रहता, काम नहीं करता रहता। तो यहाँ पर कंपनी भी ना इसी 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 मोरल ऑफ स्टोरी से सीख करके कंपनी एक पॉलिसी बनाई, जिसको समझ लीजिए बोला क्या जाएगा, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली ये है, कैरोट जो रिप्रेजेंट करता है समझ लीजिए एक प्रकार का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक प्रकार का रिवॉर्ड को। भाई अगर कंपनी का एम्प्लॉय में किसी भी कारण से अगर मोटिवेशन का कमी है, अगर किसी भी कारण से मोटिवेशन का कमी है, तो भाई उसको पहले आप रिवॉर्ड दीजिए। ठीक है, किसी कारण से वो काम ठीक से नहीं कर रहा, तो भाई उसको पहले रिवॉर्ड दीजिए ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों, इट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड ऑफर्ड टू एन इंडिविजुअल टू इनकरेज द परफॉर्म अ टास्क और बिहेव इन अ सर्टेन वे। ठीक है, जैसे कि क्या हम लोग उसको मेनली देंगे, उसको हम लोग बोनस दे सकते हैं, उसको हम लोग प्रमोशन, उसका और सैलरी बढ़ाएंगे, उसको सब थोड़ा तारीफ कर देंगे, मक्खन लगाएंगे, मक्खन लगाने से सब काम चल जाता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका आपका कैरोट बोलने का मतलब रिवॉर्ड। अब देखिए, अब उसके बाद आएगा क्या आपका स्टिक। स्टिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टिक आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है। या देखिएगा ये सब कीवर्ड है, ठीक है, ये सब आपका एक प्रकार से ना कीवर्ड है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टिक, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि एक प्रकार का कैरोट। तो ये क्या एक प्रकार का ये आपका पनिशमेंट है। आपका जो स्टिक है वो क्या करेगा, पनिशमेंट है कि भाई तुम ठीक से। अब देखिए, अब इस एम्प्लॉय को पहले कंपनी भाई रिवॉर्ड दे करके काम करवाने का कोशिश की, ठीक है, कि भाई काम करो काम करो, थोड़ा पैसा भी बढ़ा दी। अब ये है कामचोर, चोट्टा टाइप का एम्प्लॉय है, काम नहीं करता ये चोट्टा एम्प्लॉय। तो जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, काम नहीं करेगा तो भाई काट इसका सैलरी। इसका सैलरी में क्या होने लगा, यानी कि हम लोग डिडक्शन करने लगे। और जब काम डिडक्शन करने लगिएगा या उसको बोनस नहीं दीजिएगा, ये सब नहीं दीजिएगा, तो ऑब्वियस है फिर ये डर से काम करेगा। अल्टीमेटली तो रोजी रोटी है, जब बारी जब पेट पे आएगा तो भाई सब कोई काम करेगा। गूंगा जब बोल पड़ेगा तो फिर ये क्यों काम नहीं करेगा, सब होता है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल में क्या भाई उसको उस पर चार्ज लगा देंगे, उसका डिमोशन कर देंगे, सस्पेंशन या वर्बल राइटिंग या किसी प्रकार से भी उसका डिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये था। तो ये है मेनली आपका पहला क्या, आपका कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ठीक है, फिर आगे क्या सो देखिए, फिर आता है हम लोग का इंसेंटिव एंड ड्राइव थ्योरी, जिसको मेनली क्लर्क हल दिए थे। देखिए सबसे पहले क्या है ना, जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। इस थ्योरी को हम लोग भले लिंक कर देते हैं किससे, इंसेंटिव थ्योरी से। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट समझिए, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आखिरकार बोलने का काम क्या करता है, इसमें याद रखिएगा, इसको देने काम कौन किया, क्लर्क हल। अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको हम लोग बहुत बार द पुश थ्योरी भी बोलते हैं, ये बोलता क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी हमेशा अपने आप को स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस करने का काम करता है, नहीं कि हमने आपको हमेशा बैलेंस रखने का कोशिश करते रहता है। अगर वो किसी कारण से बैलेंस नहीं रहे, यानी कोई भी प्रकार का बायोलॉजिकल नीड का जरूरत पड़ा, वो मीट अगर फुलफिल नहीं होता है, अगर मेट नहीं होता है, तो क्या होगा, एक प्रकार का टेंशन पैदा होगा, और उसी टेंशन को क्या बोलते हैं, ड्राइव। ठीक है, यानी कि और यही ड्राइव आपको बाद में पुश करने का काम करेगा। मान लीजिए आपको लगा प्यास, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपको प्यास लग रहा है भाई, ठीक है, अब आप प्यासे हैं, तो प्यासे मीन्स और फिर आपको हिचकी आना स्टार्ट कर देगा, बॉडी सिग्नल भी भेजेगा कि भाई पानी दो, हम सूख रहे हैं अंदर से। तो फिर क्या करेगा, वो आपको पुश करता है, ये जो थर्स्ट है यानी कि जो प्यास है आपको पुश करेगा। इसलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं ड्राइवेशन थ्योरी को, द पुश थ्योरी। ठीक है, मोटिवेशन का दुनिया में। और पुश बोलने का मतलब क्या है कि भाई लग रहा है प्यास, पानी पियो नहीं तो निपट जाओगे। ठीक है, वो हिचकी भी भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये है। तो देखा जाए ना बच्चों, तो एक प्रकार का आपका बायोलॉजिकल होता है, और साथ ही साथ क्या, ये इंटरनल, ये अंदर से आता है। कहाँ से आता है, अंदर से आने का काम करता है। कंपनी का दुनिया में, तो इसको अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव में रखा जाए, कंपनी के पर्सपेक्टिव में इसको रखिएगा, अगर हम लोग इसको कंपनी का एग्जाम्पल दिया जाए, तो भाई सैलरी एक प्रकार समझ लीजिए, ये एक प्रकार का उसका बेसिक चीज है।
एक एम्प्लॉय के लिए उसका घर का रोजी रोटी चले, समझ लीजिए आपका उसका इंटरनल फैक्टर है उसको मोटिवेट करने का, ठीक है। वो उसका एक प्रकार क्या है, आपका इंटरनल फैक्टर है, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें याद रखिए कीवर्ड है होमोस्टैटिसिस। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटरनल बैलेंस को। अगर ये इंसान है, इसका बॉडी अगर बैलेंस ना रहे तो एक प्रकार का टेंशन पैदा होगा, उसी टेंशन को क्या बोलेंगे, ड्राइव। अब इसको फुलफिल करने के लिए बॉडी क्या करता है, पुश। इसलिए कभी कभी इसको नाम क्या पड़ता है, द पुश थ्योरी। फिर उसको जो पुश किया जा रहा है, यानी अगर प्यास लग रहा है तो भाई पानी पियो और प्यास बुझाओ, ठीक, पानी पीजिए और कुछ नहीं। फिर क्या आता है आपका इंसेंटिव थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, द पुल। अब ये क्या है ना, ये आपका इंटरनल ना होकर के ये आपका एक्सटर्नल होता है। ये जो था आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये आपका इंटरनल था, बायोलॉजिकल इंटरनल था, ठीक है। बायोलॉजिकल तभी ना वो इंटरनल है, इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ इंटरनल बैलेंस। और ये क्या है आपका, एक प्रकार से ये आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जैसे क्या, जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर हम लिख रखे हैं, जैसे ये मान लीजिए इस इंसान बेचारा कहीं से गुजर रहा था, ये चलते हुए जा रहा था, इसको पिज्जा का खुशबू आया और वो सूंघते हुए चला गया कि हाय पिज्जा की खुशबू, आज तो हम पिज्जा खा के रहेंगे, उससे रहा नहीं गया। तो ये क्या, ये आपका पिज्जा का जो स्मेल है, ये जो पिज्जा का स्मेल है जिसको वो रोक नहीं पाया खुद को, ये एक प्रकार का बच्चों क्या, ये आपका एक प्रकार का एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ये आपको खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे इंसेंटिव थ्योरी, कभी कभी द पुल थ्योरी। ये पिज्जा का खुशबू इस पर्सन को अपने आप खींच रहा है। वो था ना वो स्त्री मूवी का, बुलाती है पर जाने को नहीं, इसी प्रकार से पिज्जा का स्मेल भले बुला रही है लेकिन जाने को नहीं, पिज्जा ज्यादा खाने को नहीं, ठीक है, सेहत खराब हो सकता है, कभी कभार ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इंसेंटिव थ्योरी रिप्रेजेंट क्या करता है, द पुल को, यानी कि वो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर वो इंसान को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो दोनों में अंतर मेन ये है। अब इसको जो हल थे ना, इसको मेनली इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला पे रिप्रेजेंट किए थे, जहां पर SER यानी कि जो ये है, क्या बताता है भाई, आपका एक्साइटरी पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विल अकर, यानी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट चांसेस है कि वो पर्सन रिस्पॉन्स करेगा। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या गया, SHR मल्टीप्लाइड बाई D इंटू K इंटू V। ये सब क्या है इसको देखिए, ठीक है। SHR है आपका हैबिट स्ट्रेंथ, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ पास्ट लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। आपका बीता हुआ कल आपका बिहेवियर को अभी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे बुलाती है पर जाने को नहीं, अब वो कोई काट के अच्छे से चला गया होगा तो भाई उसको पता है कि नहीं जाना है, लेकिन अगर आप बैचलर रहिएगा, नया रहिएगा तो फिर दौड़े दौड़े जाइएगा। ड्री यानी कि ड्राइव, कितना आपको इंटरनली वो पुश कर रहा है, ठीक है, अंदर से कितना। जैसे आपको प्यास लग रहा है भाई, तो कितना भयंकर प्यास लग रहा है वो मैटर करता है ना, हल्का फुल्का ना तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, और क्या। फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी कि बाहर से क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या भाई आप काम को कीजिएगा, मिल तो वो कंपनी से लेना देना है ना। तो इंसेंटिव क्या मिल रहा है भाई, मान लीजिए कोई कामचोर एम्प्लॉय था, चोट्टा टाइप का एम्प्लॉय था, चोट्टा था, तो उसको बोले भाई, उसको पूछे कि तू काम काहे नहीं करता, तो बोला कि सबको बाइक नहीं है मेरे पास, बाइक नहीं है मेरे पास चलाने के लिए, इसलिए हमको काम काम में मन नहीं लगता है। तो बोला मान लीजिए वो सेल्स का पर्सन है, अगर वो उसका टारगेट है भाई कि उसको 10 लाख का सेल करना था, अब उसको बोले एक काम कर 20 लाख का सेल कर, 20 लाख का सेल तू अगर 6 महीने तक कर दिया, 3 महीने तक लगातार कर दिया, एक बाइक गिफ्ट तेरे सर की तरफ से। अब वो पुल करेगा, वो क्या होगा, मतलब खींचेगा ये लालच उसको कि भाई एक बाइक मिल जाएगा, एक ड्रीम बाइक मांगेंगे सीधा बड़ा वाला, जो बो बो करे। तो ये हो गया बच्चों आपका इंसेंटिव। और लास्ट में वी क्या है आपका स्टिमुलस इंटेंसिटी, जो आपका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर द रिस्पॉन्स। तो जो किसी को एकदम ख्वाहिशी होगा बाइक का, नॉर्मल बाइक का तो यंग जनरेशन को उतना ख्वाहिश नहीं होता है, उसके पसंद का कोई बाइक हो जो उसको अगर टारगेट में दे दिया जाए ना, तो वो जी जान लगा देगा उसको पाने के लिए। तो ये था बच्चों, तो उसको शॉर्ट में देखा जाए तो ड्राइव और ये क्या था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपका मेनली इंटरनल है, ये आपका बायोलॉजिकल कमी के कारण आता है, ठीक है। फिर आपका क्या इंसेंटिव जो आपका एक्सटर्नल है, ये ड्राइव को क्या बोलते हैं, द पुश। ड्राइव को क्या बोलते हैं भाई, पुश, यानी कि पुश करेगा, और इंसेंटिव क्या, ये पुल करेगा, खींचेगा अपने तरफ, ठीक है। जैसे कोल्ड सोडा दिया हुआ, उसको स्मेल नहीं आता, गुचुप कोई देख लीजिए, कभी गुजर जाए देख लीजिएगा तो मुंह में क्या होगा, पानी आ जाएगा, आता है कि नहीं, कि थोड़ा सा खा लेते हैं यार, क्या जाता है। फिर क्या है आपका मैग्रिगोर थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। अब देखिए थ्योरी एक्स तो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी है, बट जो थ्योरी वाई है वो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है भाई, ट्रेडिशनल थ्योरी में सिर्फ दो ही चीज चलता है, या तो फिर रिवॉर्ड से काम करेगा वो पर्सन, या तो फिर सीधा पनिशमेंट से, या तो प्यार से या तो फिर मार से, एकदम फिल्मी डायलॉग की तरह, ठीक।
तो थ्योरी एक्स और वाई को जो देने का काम किए थे वो डैगलॉस मैकग्रिगोर थे। अब ये क्या मान के चलते थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में, देखिए थ्योरी एक्स केवल आता है आपका ट्रेडिशनल थ्योरी में, आपको बताएं थ्योरी वाई नहीं आता है। थ्योरी एक्स क्या बोलता है बच्चों? थ्योरी एक्स बोलता है कि भाई कुछ एम्प्लॉय लोग, आपका काम चोरी होता है, जैसे कि कुछ एम्प्लॉय लोग मान के चलता है वो लेजी है, वो काम नहीं करना चाहता। इस assumption में क्या है कि भाई वो डिसलाइक काम को पसंद नहीं करता है, उसका भाई उतना एम्बिशन नहीं है, तो मन नहीं है, या किसी प्रकार से उसको डर भय कुछ है, या डराए धमका जा रहा है, कुछ भी, ये सब है। यानी कि थ्योरी एक्स जो है ये मतलब रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट को, ठीक है। ये मतलब काम ये लोग पसंद नहीं करना करता है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। एज ए अगर आपको मैनेजर का पोस्ट में डाला होगा, आप लीडर हैं, तो काम करना पड़ेगा। उस समय लोग करते क्या है, हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडर बन जाते हैं। ये काम नहीं करेगा, काम किसे नहीं करेगा? तुम एक कंपनी में आया तो लास्ट में धमकी, लास्ट में धमकी किसका? सैलरी का। सैलरी काट देंगे भाई, इसका हाफ टाइम लगाओ, ये बोलेंगे, या तो भाई इसका बोनस कम कर, ये सब कम कर देंगे, सब प्रमोशन रोक दो इसका। तो इस तरह का ये सब क्या डर, तो डर में यही सब आपका आएगा बच्चों थ्योरी एक्स में, कि भाई एम्प्लॉय को काम कराने के लिए यहाँ पर थ्योरी एक्स में काम कराने के लिए क्या है, तो सैलरी वैलरी काट उठ देंगे, या उसको ड्राई धमकाएंगे ताकि वो काम करे। मारने पीटने का नहीं, याद रखिएगा। मेंटल टॉर्चर नहीं दे सकते आप अपने एम्प्लॉय को, मेंटल टॉर्चर नहीं देने का, तो बहुत दिक्कत है। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। फिर थ्योरी वाई, ये एक प्रकार का थोड़ा मॉडर्न है, पर कंप्लीट मॉडर्न नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न है। थ्योरी वाई में मान के चला जाता है भाई कि थोड़ा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच माना जाएगा, थोड़ा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को लेकर चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा मान के चला जाता है क्या कि भाई वर्क कैसा है, नेचुरल है कि नहीं, और एम्प्लॉय लोग थोड़ा सेल्फ डायरेक्टेड है, क्रिएटिविटी है, तो लोगों के पास सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार है, साथ ही साथ स्किलफुल वर्कर है, बट मोटिवेशन का कमी है, ठीक है। कि भाई टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, अंदर में टैलेंट तो कूट के भरा हुआ है, बस पढ़ने में कमी कर दे रहे हैं, तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो यहाँ पर बोला था भाई कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो सेम चीज उसको किस तरह से मोटिवेट करो, उसको क्या चाहिए पता करो। क्या उसको पैसा का दिक्कत है, ठीक है, क्या उसको सैलरी कमी लग रहा है पैसा का, सैलरी बढ़ाओ मोटिवेट करने के लिए। क्या उसको नाम नेम फेम चाहिए, तो भाई उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दो, काम करवा के थोड़ा सा भवाई करो, थोड़ा चापलूसी प्लूसी करो भाई, उससे काम करवाना है आखिरकार। तो थ्योरी वाई कुछ इसी प्रकार से है बच्चों, ठीक है। थ्योरी वाई मेनली काम करवाने पे फोकस करता है। तो यहाँ पर कोई लीडर अगर कैसा बिहेव करेगा, या तो पार्टिसिपेटिव बोलेगा, तो फिर डेमोक्रेटिक फॉलो करेगा वो। तो क्यों जबरदस्ती कर दिया, उसका स्किल, उसका एम्प्लॉय का स्किल अच्छा है, एम्प्लॉय अच्छा है, तो क्यों जबरदस्ती करना, ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है बच्चों, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में, ठीक है। याद रखिएगा थ्योरी वाई आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नहीं है, यह है जरूर, दोनों को भले डॉगलस मैकग्रिगोर ने काम किए हैं, पर थ्योरी वाई आपका ट्रेडिशनल नहीं है, वो प्रकार का थोड़ा सा मॉडर्न है। अब इसमें दिक्कत ये है ना बच्चों, कि माना ये जाता है कि अगर आप अपना थ्योरी एम्प्लॉय लोग को थ्योरी एक्स की तरह ट्रीट कीजिएगा, यानी कि उन लोग को थोड़ा सा लेजी और अनकोऑपरेटिव समझिएगा, या वैसे ही बिहेव कर दिएगा ना, एम्प्लॉय भी बाय डिफॉल्ट नेचर में वैसा ही बन जाएगा। वो मान लेगा भाई कि ये ट्रस्ट वस्ट तो हम लोग को करता नहीं, तो फिर क्यों काम करने चाहिए, पैसा साला काट ही रहा है, जाओ नहीं काम करते हम भी, या कुछ भी डराने धमकाने का काम नहीं चलता है हर बार, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को वैसा ही ट्रीट करते रहिएगा खराब तरीका से, तो फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बेशरम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंटेंट थ्योरी, सॉरी कंटेंट थ्योरी बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी, ठीक। प्रोसेस एंड कॉग्निटिव थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट 3 है, ठीक है। अब इस पे जो सबसे पहला थ्योरी क्या हुआ आपका, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बाकी का अगर किसी ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा होगा मोटिवेशनल थ्योरी को लेकर के, तो वो जाकर के देखें, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलता है सो देखिए, ठीक है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मेनली दिया था आपका विक्टर ब्रूम, इसीलिए उसका नाम ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। अब ये थ्योरी ना बाकी सब थ्योरी जो आपका मैस्लो जो हर्जबर्ग दिए थे, जो मेनली फोकस करते थे भाई कि पीपल को क्या चाहिए, व्हाट पीपल नीड, व्हाट नीड्स पीपल हैव, जो पीपल को जो चाहिए वो दो, उससे क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लोग मेनली पीपल को जो नीड्स है उस पर मेनली फोकस किया गया था। लेकिन जो ब्रूम है ना, ये फोकस किए कि हाउ पीपल चूज स्पेसिफिक बिहेवियर ओवर अनदर, यानी कि वो लोग वो मेनली बिहेवियर पे फोकस किए, यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस पे फोकस किए, ठीक है। प्रोसेस फोकस किए, इसलिए तो ये प्रोसेस थ्योरी पे डाला हुआ मोटिवेशन का। अब प्रोसेस पे फोकस किया मतलब क्या हुआ, प्रोसेस पे फोकस किया बोलने का मतलब ये है कि भाई जो भी काम मिला, ठीक है, उस काम को करने में प्रोसेस लगेगा, यानी कि मेहनत लगेगा, यानी कि जो मेरा वर्क है, जो मेरा जो मेहनत है, जो मेरा लेबर है, ठीक है, जो यहाँ पर हम एज ए एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं,
जो काम मिला उस पर जो मेरा लेबर लग रहा है, यानी कि जो मेरा प्रोसेस जा रहा है, जो लेबर लग रहा है, उस पर जो रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, जो रिवॉर्ड आया, क्या वो रिवॉर्ड डिजायरेबल है कि नहीं। तो ये क्या, एक प्रकार का प्रोसेस थ्योरी में से डाला हुआ कि भाई हम यहाँ पर सीधा रिवॉर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नीट पे केवल बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है भाई इस पूरा प्रोसेस पे, पूरा उस मेहनत पे जो इस काम को लेके करना पड़ेगा। वो तो पूरा इम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय हम ये पूरा सबके बारे में सोच रहे हैं कि जो काम मिला उस पर हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, और उस मेहनत के बदले में हमको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो रिवॉर्ड मिला भी क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। तो ब्रूम इसी को और सर समझाने के क्या किए, वो बोले भाई मोटिवेशन इज इक्वल टू EIV। ऐसा क्या मतलब हुआ EIV, अब चलिए क्या करके देखते हैं EIV। सबसे पहला क्या है आपका E यानी कि एक्सपेक्टेंसी, मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या था EIV। तो सबसे पहला क्या है I, सॉरी E है सबसे पहले E यानी कि एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या बोलता है, द बिलीव दैट इंक्रीजिंग एफर्ट्स विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। भाई जो भी काम मिला है अगर उस पर हम मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, तो क्या उस पर मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर यह लिखा हो बच्चों, इफ आई वर्क हार्डर विल आई परफॉर्म बेटर और नॉट। अगर हम मेहनत करते हैं तो भाई सक्सेस होगा कि नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा काम है जो कितना मेहनत कर ले होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क टाइप से तो नहीं ना है, तो ये देखना पड़ता है। क्लियर। तो ये था आपका ई। आई क्या है, आई है आपका इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी बोलने का मतलब क्या है, द बिलीव दैट इफ यू परफॉर्म वेल यू विल एक्चुअली रिसीव अ रिवॉर्ड। यानी कि ये थोड़ा ट्रस्ट को लेकर के है। जैसे यहाँ देखिए, इफ आई परफॉर्म वेल विल आई गेट प्रॉमिस आउटकम। यानी कि कंपनी अगर हमको बोली है कि भाई ये काम को कर दोगे तो तुमको हम 10,000 एज ए इंसेंटिव के तौर पे देंगे, तो यहाँ पर वो ट्रस्ट वाला बात है आपका इसमें इंस्ट्रूमेंटालिटी में, कि ये 10,000 देगा भी कि नहीं देगा। कि ऐसा तो नहीं ना कि केवल बोल के भूल जाएगा, या 10,000 बोल करके 7,000 दे देगा, या 5,000 दे देगा, या 6,000 दे देगा, ऐसा तो नहीं ना है। कुल मिला के पूरा अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि चुनाव चुनाव नहीं लगा देगा ना। सो है, ठीक है। फिर क्या बैलेंस, बैलेंस रिप्रेजेंट करता है उस जो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, कि भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो डिजायरेबल है भी कि नहीं। मान लीजिए वो काम आपको करने बोल रहा है भाई, हर दिन आपको 10 दिन तक वो डेली 4 घंटा एक्स्ट्रा खटने बोल रहा है, तो कितना हो गया 40 आवर। अब वो 40 आवर खटने में मात्र बोल रहा है तुमको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो लगेगा नहीं ये क्या मतलब भीख दे रहा है क्या। तो देखिए मतलब 40 घंटा एक्स्ट्रा खटा रहा है और केवल 2,000 रुपये दे रहा है, तो ये है भाई कि डिजायरेबल है भी कि नहीं वो रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डू आई एक्चुअली वांट दिस रिवॉर्ड। तो इसका यही बोलने का मतलब है बच्चों कि जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ठीक है, जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ये रिवॉर्ड मेरा डिजायरेबल है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब को सोचने के बाद, इन सब को यानी कि मोटिवेशन कैसे डिसाइड होगा भाई, पूरा इन सब को सोचने के बाद EIV जब तीनों फैक्टर को कंसीडर करेंगे, उसके बाद देखा इसके बाद ही इंप्लॉय या तो मोटिवेट होगा या तो फिर नहीं होगा। समझ में आया। तो ये था। अच्छा ये आपका -1 से +1 की तरह था, इसको याद रख लीजिएगा। अब जो काम का चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर चूंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में से डाला हुआ है कि अगर एक भी 0 हो गया ना तो पूरा मोटिवेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ये आई को ही ले लीजिए, अब कंपनी से प्रॉमिस किया कि भाई कि ये तुम काम करो, चलो 40 घंटा काम करो, चलो तुमको हम 10,000 रुपये देंगे इस 40 घंटा एक्स्ट्रा वर्क आवर का, ये तो तुम ओवर टाइम करेगा 40 घंटा का, इसके बदले तुमको हम 10,000 रुपये देंगे। अब अगर एज ए हमको एम्प्लॉय इस पर हमको ट्रस्टेड नहीं कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये छोटा लोग देगा नहीं पैसा, ये मेरा पैसा ठग लेगा, तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा, सीधा 0। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है ना, तो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये था बच्चों। अब आ जाइए, अब दूसरा देखिए, इक्विटी थ्योरी क्यों दिया था, एक्सटैसी एडम। अब ये क्या थे ना, एक्सटैसी एडम जो मेनली फोकस करते थे क्या, इन दिस थ्योरी अ सोशल कंपैरिजन वेयर इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स फेयरनेस। ये मेनली फेयरनेस से फोकस करते हैं, फेयरनेस बाय कंपेयरिंग देयर ओन सिचुएशन विथ अदर। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये एम्प्लॉय, देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग शुरू से ही ना खुद को कंपेयर करने का आदत रखे हैं, ठीक है, जो आसान भाषा में समझिए एक प्रकार से जज ही होता है, एक प्रकार से जज करना ही होता है। ठीक, और उसको हम ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर फोकस कीजिए खाली। मान लीजिए ये एम्प्लॉय है और ये दूसरा एम्प्लॉय है, उसके साथ काम करता है, उसका कलीग है, ये जिस पोस्ट पे है ये भी इसी पोस्ट पे है, दोनों का सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मोटिवेशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पर हम लोग भाई कंपेयर करके देखते हैं अपना सिचुएशन को दूसरा से,
यानी कि ये अगर वो एम्प्लॉय ए है तो एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी से खुद को कंपेयर करेगा, क्योंकि भाई वो दोनों सेम पोजीशन पे सेम पैसा को होल्ड करता है, सेम पैसा लोगों दोनों को सैलरी के तौर पे मिलता है, जितना ए का सैलरी है सेम बी का भी सैलरी है। तो यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए ये वो बस केवल सोशल अब फेयरनेस देख रहा है भाई कि मेरे साथ कोई भेदभाव तो नहीं ना हो रहा है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन बस ना हो रहा हो, उसका मेन मेंटालिटी यही है। अब उसको कैसे देखेंगे, वो निकालने का फॉर्मूला क्या था, इंडिविजुअल आउटकम, यानी कि ये जो ए का मेहनत, ए का जो रिवॉर्ड या मेहनत बोलिए, और उसका जितना मेहनत लगाया गया सो ये मेहनत नहीं, ये समझ लिया उसका रिवॉर्ड हो गया कि कितना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ए को, और डिवाइडेड बाय कितना वो मेहनत किया है, आउटपुट मतलब इनपुट कितना वो मेहनत उसमें लगाया है उसका रेशियो, और साथ ही साथ उसके साथ जो काम कर रहा था बी का उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और कितना मेहनत वो लगाया है उसको। तो इस तरह से रेशियो निकालेंगे, पहले तो रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस रेशियो को ऐसे कंपेयर किया जाता है, देखिए ये जो इनपुट एंड आउटकम है उसी को ये समझा दिया गया कि इनपुट किसको बोलते हैं, जो मेहनत है सो कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल अपने को जो मेहनत है, डिटेल पर समझाया गया कि इनपुट है क्या, इनपुट मतलब आपको बताया कि भाई कितना वो मेहनत कर रहा है, और आउटकम मतलब व्हाट, इनपुट समझ के आउटकम मतलब व्हाट भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, ठीक है। तो देखिए वो इस तरह से कंपेयर होगा। मान लीजिए इस ए का रेशियो बी का रेशियो से बराबर है तो भाई सेटिस्फाई है, वो खुश है कि हाँ भाई कोई भेदभाव नहीं हुआ। मान लीजिए ए का रेशियो बी से कम है और सेम लेवल का मेहनत किए हैं तो भाई उसको खराब लगेगा, गुस्सा आएगा ना, भाई हम भी वही मेहनत किए वो भी वही मेहनत किया, तो हम ए को मिल रहा है मान लीजिए 10,000 रुपया और बी को मिल रहा है 15,000, ऐसा कहा है भाई जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए, तो क्या होगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा अंदर में नफरत होगा, ठीक है। ओवर पेमेंट में क्या है, ए का रेशियो अगर ज्यादा है बी से तो थोड़ा खराब फील होगा, गिल्ट टाइप का लगेगा। देखिए इस टाइप का फीलिंग ना एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो फील करता है भाई, जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जो उठाता है अकाउंटेबिलिटी लेता है, उसको लगे भाई कि हम भी उतनी ही मेहनत किए, बी भी उतनी ही मेहनत किया, तो ऐसा ना हो कि हमको 15,000 मिले, यानी कि ए को 15 मिले और बी को 12,000 मिले, तो 3,000 कम क्यों मिले जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए, तो इसे क्या उसको खराब लग रहा है अंदर से, ठीक है। तो ये था आपका इक्विटी थ्योरी। अब इसमें रिस्टोरिंग वो इतना सारा हो तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए इधर गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी कौन दिया था, एडविन लॉ। अब गोल सेटिंग थ्योरी में क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है ना, यहाँ पर बोला गया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन मॉडर्न मैनेजमेंट। इट सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्पेसिफिक चैलेंजेस गोल इज पावरफुल मोटिवेटर एज इट गिव्स इंडिविजुअल अ क्लियर डायरेक्शन और सेंस ऑफ पर्पस। क्या मतलब हुआ, ये बोलना ये चाह रहा गोल थ्योरी कि ये मान लीजिए एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और ये इसका सीनियर है, बॉस है। अब ये जाके इसको मोटिवेट कर रहा है भाई कि डू योर बेस्ट, टाइप से डू योर बेस्ट, या जी जान लगा काम करो, मेहनत करो, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, वो मिलेगा। इससे क्या है ना, अगर ये एम्प्लॉय मान लीजिए मोटिवेटेड भी है, ये एम्प्लॉय मोटिवेटेड तो चलो भाई हम काम करेंगे, ये मोटिवेटेड भी है, पर क्योंकि क्लियर डायरेक्शन और उसके पास गाइडेंस नहीं है ना, क्लियर डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं है, वो चाह करके भी उस काम को वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। तो इसी पे आता है क्या, गोल सेटिंग थ्योरी। अब उसी को देखिए लिखा हुआ है, द कोर कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है कि लोक रिसर्च शो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाउ गोल इज सेट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सिंपली टेलिंग समवन टू डू योर बेस्ट इज लेस इफेक्टिव देन गिविंग देम अ स्पेसिफिक टारगेट। यानी कि उसको पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए, पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए भाई तुमको क्या करना है, कैसे करना है, इस टाइप से, तब जाके वो काम करेगा और फिर उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वो 5 जो बेसिक प्रिंसिपल दिए थे, पहला क्या है क्लैरिटी, तो भाई क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर गोल शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल, जो भी गोल उसको दिया जा रहा है, जो भी टारगेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पहला चीज तो ये। चैलेंज, नो डाउट चैलेंज आएगा, किसी भी काम में चैलेंज आता है, पर जो चैलेंज हो भाई वो अटेनेबल होना चाहिए, वो इम्पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल टाइप का टास्क ना हो, फिर वो बहुत दिक्कत है, ठीक है। कमिटमेंट, अब क्योंकि इंडिविजुअल मस्ट बाय इनटू द गोल, इफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व सेटिंग द गोल देयर कमिटमेंट इंक्रीज। अब क्योंकि देखिए कमिटमेंट कमिटमेंट सीनियर और जूनियर दोनों मिलके किया है ना, जो टारगेट सेट किया है दोनों मिलकर सेट किया है, तभी तो गोल सेटिंग करके इस थ्योरी का नाम है, इसलिए थ्योरी का नाम क्या है आपका, गोल सेटिंग थ्योरी। तो दोनों एक साथ इसको किया है, टारगेट को सेट किया, तो क्या होगा भाई, अब जूनियर खुद ही मिलकर के अगर टारगेट को सेट किया है तो इसको लगेगा ना भाई हम खुद ही टारगेट को सेट किए और हम ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो और व्यक्ति का बात है। अगर हम टारगेट जो सेट किए हैं, हम अगर जो टारगेट सेट किए हैं तो इसको हमको पूरा करना चाहिए ना, क्योंकि टारगेट तो हम ही तो सेट किए हैं,
ऐसा तो नहीं कि मेरे पर जबरदस्ती ये थोप दिया गया है, जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक कमिटमेंट भी मैटर करता है जूनियर की तरफ से। फीडबैक फीडबैक जरूरी है, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना जरूरी है सीनियर को अपने जूनियर से। फिर क्या है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर जो काम मिला है, जो भी काम मिला है, जो भी वर्क मिला है, अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो भाई थोड़ा और टाइम दीजिए, और अगर सिंपल है तो उम्मीद कीजिए कि वो टाइम पे टाइमली उस काम को कर देगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू लॉग गोल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस थ्रू 4 मैकेनिज्म। वो 4 मैकेनिज्म क्या क्या है, एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, एफर्ट, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत, और स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तब जाकर फिर कोई गोल अचीव होता है। ठीक है, अच्छा, बाद में यही ना, बाद में ही गोल सेटिंग थ्योरी आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पार्ट बना, जिसको पीटर ड्रगर बाद में फेमस किए थे। ठीक है, अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा, आपको पहले बताएं कि क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि लियोन फेस्टिंगर। इसमें मेनली जो आपको समझने का जरूरत है क्या, आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी सिंपली क्या बोलता है, सो देखिए, कॉग्निटिव थ्योरी बस सिंपली यही बोलता है भाई कि जो हम बोल रहे हैं और जो मेरा एक्शन है, ठीक है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। ये आपस में क्या है, आपस में फिर मैच नहीं कर रहा है। मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह करने से क्या होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग छोड़वाना, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए छोड़ना है। अब वो रात दिन बोल तो रहा बड़ा बड़ा बात, भाई छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है मेरा, वो प्लान है उसको छोड़ने का, और कुछ नहीं, अगला दिन सुबह फूक रहा है, दोपहर को फूक रहा है, शाम को फूक रहा है, बस फूक रहा है। तो क्या हुआ, जो बोल रहा है वर्ड्स और उसका एक्शन आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको अंदर से खराब लगेगा, अंदर से खराब लगेगा। तो अगर से इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनली कॉग्निटिव डिसऑनेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, cognitive dissonance occurs when person hold two or more contradictory belief, ideas or value, or is confronted by new information that conflicts with existing belief. This creates a state of psychological discomfort. ऐसा वो बताएं, ये लंबा चौड़ा बस वही लिखा और कुछ नहीं। अब मोटिवेशनल मैकेनिज्म, अब देखो, अब वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, डिस्कम्फर्ट है काउज बाय डिसऑनेस्ट एक्ट एज मोटिवेटर। अब भाई देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि भाई जो बार बार जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार मान लीजिए वो भाई बोल रहा है, वो बोल रहा है छोड़ देंगे और एक्शन वैसा हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, एक समय वो एकदम जोश में आ जाएगा कि नहीं यार अब तो छोड़ के ही रहेंगे, अब तो एकदम छान लिए कि भाई अब क्विट करना है, मतलब करना है। तो क्या करता है वो, बार बार जो नेग्लिजेंसी है, जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो एक प्रकार से मोटिवेशन का काम कर देगा। समझ में आया? तो 3 वे ऑफ रिड्यूस डिसोनेंस, 3 तरीका है डिसोनेंस को कम करने का, ये उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, फिर सिर्फ देख लीजिए खाली। चेंज द बिलीव ऑफ बिहेवियर, अपना बिहेवियर या बिलीफ जो भी है उसको चेंज करेंगे। एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, नया नया तरीका सीखेंगे सिगरेट छोड़ने का, और इसमें एक नया जज्बा बनाएंगे, सो है। और रिड्यूस इंपॉर्टेंस, और जो खराब चीज़ है, वो लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो अलग चीज़ हो गया वो। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, बिलीविंग दैट इनकंसिस्टेंसी इज नॉट नॉट इम्पॉर्टेंट, आई रेदर लिव अ शॉर्ट हैप्पी लिव अ शॉर्ट हैप्पी लाइफ देन लॉन्ग बोरिंग वन। मतलब होता है ना, बहुत बार हम लोग अपना जिंदगी लंबा समय लंबा जीने का ख्वाहिश रखते हैं, पर क्या बना देते हैं भाई, आशीर्वाद जैसे कि, ऐसे समझ लीजिए, लंबा लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद उतना बेटर नहीं होता बच्चों। लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप एक हैप्पी लाइफ रहिए। हैप्पी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग लाइफ से। तो ये लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग उत्तर डिसोनेंस है, वो देखने जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए, पॉटर एंड लॉरेल मॉडल। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल क्या है वो देखिए। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल ना, ये थोड़ा हट करके है। अनलाइक सिमिलर थ्योरीज, मॉडल सजेस्ट मोटिवेशन डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस, इंस्टेड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिवॉर्ड, परसेप्शन एंड एबिलिटी। ये 3 चीज को लिया गया पहले तो। अब पॉटर एंड लॉरेंस के बारे में एक और चीज जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कहाँ है ये देखिए यहाँ पर है। इन ट्रेडिशनल थ्योरी, पहले का लोग क्या बिलीव करता था कि सेटिस्फैक्शन लीड टू परफॉर्मेंस, यानी कि कोई इंप्लॉय अगर डिससेटिस्फाई है, ठीक है, डिससेटिस्फाई है, और उसके कारण उसका परफॉर्मेंस गिरे जा रहा है, तो भाई उसको पहले सेटिस्फाई करो, उसका डिससेटिस्फैक्शन को पहले सेटिस्फाई करो। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर उसका परफॉर्मेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले का ट्रेडिशनल थ्योरी सब में माना जाता था।
पॉटर एंड लॉरेल इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, वो लोग बोला भाई परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। अगर काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, वो पर्सन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेन दोनों में अंतर था बच्चों, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलता है, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू परफॉर्मेंस, यानी कि पहले सेटिस्फाई कर दो एम्प्लॉय को, उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लॉरेल एंड पॉटर्स को रिवर्स करके बोला भाई वो अच्छा काम करेगा तो खुद ही खुद अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो इसको शुरू से देखते हैं। अब उसके लिए 5 मेन कोर कंपोनेंट रखा गया है, ठीक है। एक वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है, उसके लिए क्या उसको मनी कितना मिल रहा है, रिकॉग्निशन क्या मिल रहा है। परसिव इफेक्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या इसका मतलब हुआ, दिस बिलीव दैट ए सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट्स विल एक्चुअली लीड्स टू रिवॉर्ड, यानी कि छोटा कुछ खास तरह का मेहनत एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये हो गया। फिर क्या एफर्ट, कितना एफर्ट लगाने का जरूरत है सो। फिर क्या एबिलिटी एंड ट्रेड्स, भाई किस तरह का उसमें ये खासियत चाहिए, क्या उसका एबिलिटी या ट्रेड्स है। तो पहले लिखा हुआ है परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन वेदर द इंडिविजुअल हैज नेसेसरी स्किल्स, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी ट्रेड्स को बताएं। रोल परसेप्शन, यानी कि क्या उसमें रोल रेगुलेशन रहेगा इस टाइप से। दिस रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल डिफाइन देयर जॉब, मतलब किस तरह का उसका जॉब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ कुछ खास था। अब इसमें दिक्कत भी आई, देखिए ये जो अब अलग अलग जो देखे ना, ये जो कंपोनेंट देखे, ये देखिए कोर कंपोनेंट है, इसका मेन खास खास चीज हम आपको बताएं, इसमें बहुत सारा आता है और यही इसका मेन डिमेरिट भी है। जैसे देखिए ये मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जो 3 ऊपर में था वो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट मस्ट मैच द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को सही जगह बैठाइएगा तो क्या होगा, उसका एबिलिटी हो देखा जाएगा। मैनेजर मस्ट क्लियरली डिफाइन जॉब्स, यानी कि भाई रोल परसेप्शन। और रिवॉर्ड मस्ट बी टाइड डायरेक्टली परफॉर्मेंस और इफेक्टिव, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, काम के हिसाब से मिलना चाहिए। तो देखिए बहुत तरह का ना अलग अलग कंपोनेंट था। अब इसका लिमिटेशन भी यही था इसमें ना, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग वेरिएबल था, तो भाई डिफिकल्ट ऑफ मैनेजर टू इम्प्लीमेंट परफेक्टली एट फास्ट पेस इन्वायरमेंट, समय के हिसाब के जो बदलते हुए समय है उसके हिसाब से मैनेजर लोग को समझ में नहीं आने लगा कि भाई क्या ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वेरिएबल है ना। ये जो आप देखें मेनली ये तो 5 जो कोर कंपोनेंट जो मेन था सो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। फिर क्या आपको इधर रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। अब ये क्या है, इसको एक तो पहले समझ लीजिए, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्या बोलता है, स्किनर फोकस प्योरली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ इन्फ्लुएंस बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब बोलने का सिंपल मतलब है, अलग अलग कॉन्सिक्वेंस को सिंपली ये बोलना चाह रहा है भाई कि ये मेनली ना, ये जो लॉ, ये जो थ्योरी है, ये मेनली लॉ ऑफ इफेक्ट पे बना हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, which state that behavior with positive consequence tend to repeat or with negative consequence do not repeat। सिंपल बस यही बोलने का मतलब है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का सिंपल मतलब भाई गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है उसको मेंटेन कीजिए, खराब बिहेवियर है क्विट कर दीजिए, बस इतना ही बोलना है उसको, ये बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। जैसे कि क्या देखिए 4 स्ट्रेटेजी कौन कौन है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव अच्छा बिहेवियर है उसको कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए, ठीक है। जैसे देखिए गिविंग बोनस फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छा बिहेवियर था, फिर उसको मेंटेन रखे, वो अपना काम को टाइम से कंप्लीट करके दे रहा है, तो इसलिए भाई उसको रिवॉर्ड देते रहता है, वो अच्छा अच्छा काम को मेंटेन जारी रखे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर, यानी कोई पर्सन है उसको तब तक टोकने को बोल रहा है मैनेजर को तब तक उसको टोकना भाई जब तक वो अपना आदत सुधार ना ले, ठीक है। कोई एक वर्कर था, कोई एक वर्कर है जो बार बार समझ लीजिए लेट आता है, ठीक है, तो उसको तब तक टोकना है जब तक वो टाइम पे आना स्टार्ट ना कर दे। पनिशमेंट, कोई कोई बिहेवियर, कोई कोई इंप्लॉय लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंस टाइप का आता है, तो अगर लॉस हो जाता है ना तो उसको पनिशमेंट देना भी जरूरी है। पनिशमेंट देने से जरूरी भाई सस्पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉय ब्रेकिंग सेफ्टी रूल्स, कोई सेफ्टी रूल्स तोड़ दिया तो क्या क्या किया उसको भाई हम लोग पनिशमेंट दिए, क्यों, ताकि गलती दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। फिर क्या एक्सटेंशन, अब कोई होता कोई थर्ड टाइप का एम्प्लॉय जो सुनने का नाम ही नहीं लेता है, तो उस तरह केस में क्या करना है, उसको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह के एम्प्लॉय को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, बात खत्म, ठीक। तो ये था बच्चों आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब देखिए इसमें एक और नया पार्ट नहीं बनाएंगे, इसमें जो मॉडर्न थ्योरी है ना वो देख लिया। अब मॉडर्न थ्योरी में केवल एक ही आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वह क्या है आपका थ्योरी जेड बाय विलियम ऑची। थ्योरी जेड इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जेड
और थ्योरी वाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड ऑलमोस्ट सिमिलर है। थ्योरी जेड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपका थ्योरी वाई का, थ्योरी वाई जिसको डॉगलस मैकग्रिगोर दिए थे, ठीक है। थ्योरी जेड जो है, थ्योरी जेड के बारे में कुछ और देख लीजिए जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसको जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। ये जापानीज मैनेजमेंट मतलब एक सक्सेसफुल मॉडल उठाया गया था, और ये एक प्रकार का ना आपका हाइब्रिड मॉडल है, जहाँ पर वेस्ट का फ्रीडम और ईस्ट का कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक साथ मिला के बनाया गया था, ठीक है। ये सब इसको ध्यान में रखिएगा। और सीधा आसान भाषा में देखिए, थ्योरी जेड में जो और भी कुछ कुछ जैसा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसका फीचर सब है थ्योरी जेड का। उस पर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉय को लंबे समय तक रखेंगे, वेस्टर्न कंट्री की तरह तुरंत तुरंत ले ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन आर बेस्ड थ्रू पार्टिसिपेटिव प्रोसेस, यानी सब कोई मिल करके कोई डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेना है एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, वो सब मिल करके डिसीजन लेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि जो भी उसका आउटकम आएगा उसका। होलिस्टिक कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय, जो भी कंसर्न है एम्प्लॉय को वो लेकर के चलना है। और स्लो इवेल्यूशन प्रमोशन, भाई जो भी इवेल्यूशन का मेथड है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि सही तरीका से हो, ठीक है। अब ऐसे समझिए, मेन देखिए, मेन यहाँ से समझिए, ये थोड़ा सा है थ्योरी वाई क्या बता के, थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स ऑलमोस्ट सेम है। थ्योरी वाई सिंपली बोलता है भाई कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक डिसीजन योरसेल्फ, भाई तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए थ्योरी वाई में क्या था, थ्योरी वाई में था कि भाई जो इम्प्लॉय लोग है अच्छे से कैपेबल है, थोड़ा मोटिवेटेड है और स्किल रखता है, तो क्या किया भाई, उसको हम लोग काम थमा दिया, बोले तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इस काम को देख लेना। थ्योरी जेड थोड़ा और एडवांस है, तो क्या बोलता है भाई, और साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि लंबा समय के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप से। तो ये था बच्चों आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तीनों पार्ट में सारा मोटिवेशन चीज हम कवर कर दिए, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पसंद आया हो। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग मोटिवेशन थ्योरी का ना प्रोसेस एंड कॉग्निटिव थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट 3 है, ठीक है। अब इस पे जो सबसे पहला थ्योरी क्या हो आपका, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बाकी का अगर किसी ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा होगा मोटिवेशनल थ्योरी को लेकर के, तो वो जाकर के देखें, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलता है सो देखिए, ठीक है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मेनली दिया था आपका विक्टर ब्रूम, इसीलिए उसका नाम ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। अब ये थ्योरी ना बाकी सब थ्योरी जो आपका मैस्लो जो हर्जबर्ग दिए थे, जो मेनली फोकस करते थे भाई कि पीपल को क्या चाहिए, व्हाट पीपल नीड, व्हाट नीड्स पीपल हैव, जो पीपल को जो चाहिए वो दो, उससे क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हम लोग मेनली पीपल को जो नीड्स है उस पर मेनली फोकस किया गया था। लेकिन जो ब्रूम है ना, ये फोकस किए कि हाउ पीपल चूज स्पेसिफिक बिहेवियर ओवर अनदर, यानी कि वो लोग वो मेनली बिहेवियर पे फोकस किए, यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस पे फोकस किए, ठीक है। प्रोसेस फोकस किए, इसलिए तो ये प्रोसेस थ्योरी पे डाला हुआ मोटिवेशन का। अब प्रोसेस पे फोकस किया मतलब क्या हुआ, प्रोसेस पे फोकस किया बोलने का मतलब ये है कि भाई जो भी काम मिला, ठीक है, उस काम को करने में प्रोसेस लगेगा, यानी कि मेहनत लगेगा। यानी कि जो मेरा वर्क है, जो मेरा जो मेहनत है, जो मेरा लेबर है, ठीक है, जो यहाँ पर हम एज ए एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं, जो काम मिला उस पर जो मेरा लेबर लग रहा है, यानी कि जो मेरा प्रोसेस जा रहा है, जो लेबर लग रहा है, उस पर जो रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, जो रिवॉर्ड आया, क्या वो रिवॉर्ड डिजायरेबल है कि नहीं। तो ये क्या, एक प्रकार का प्रोसेस थ्योरी में से डाला हुआ कि भाई हम यहाँ पर सीधा रिवॉर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नीड पे केवल बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है भाई इस पूरा प्रोसेस पे, पूरा उस मेहनत पे जो इस काम को लेके करना पड़ेगा, वो तो पूरा एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय हम ये पूरा सबके बारे में सोच रहे हैं कि जो काम मिला उस पर हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, और उस मेहनत के बदले में हमको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो रिवॉर्ड मिला भी क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। तो ब्रूम इसी को और सर समझाने के क्या किए, वो बोले भाई मोटिवेशन इज इक्वल टू EIV। ऐसा क्या मतलब हुआ EIV, अब चलिए क्या करके देखते हैं EIV। सबसे पहला क्या है आपका E यानी कि एक्सपेक्टेंसी, मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या था EIV। तो सबसे पहला क्या है सॉरी E है, सबसे पहले E यानी कि एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या बोलता है, द बिलीव दैट इंक्रीजिंग एफर्ट्स विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। भाई जो भी काम मिला है अगर उस पर हम मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, तो क्या उस पर मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर यह लिखा हो बच्चों, इफ आई वर्क हार्डर विल आई परफॉर्म बेटर और नॉट। अगर हम मेहनत करते हैं तो भाई सक्सेस होगा कि नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा काम है जो कितना मेहनत कर ले होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क टाइप से तो नहीं ना है।
तो ये देखना पड़ता है। क्लियर? तो ये था आपका ई। आई क्या है? आई है आपका इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी बोलने का मतलब क्या है? द बिलीव दैट इफ यू परफॉर्म वेल यू विल एक्चुअली रिसीव अ रिवॉर्ड, यानी कि ये थोड़ा ट्रस्ट को लेकर के है। जैसे यहाँ देखिए, इफ आई परफॉर्म वेल विल आई गेट प्रॉमिस आउटकम, यानी कि कंपनी अगर हमको बोली है कि भाई ये काम को कर दोगे तो तुमको हम 10,000 एज ए इंसेंटिव के तौर पे देंगे। तो यहाँ पर वो ट्रस्ट वाला बात है आपका इसमें इंस्ट्रूमेंटालिटी में, कि ये 10,000 देगा भी कि नहीं देगा। कि ऐसा तो नहीं ना कि केवल बोल के भूल जाएगा, या 10,000 बोल करके 7,000 दे देगा, या 5,000 दे देगा, या 6,000 दे देगा। ऐसा तो नहीं ना है। कुल मिला के पूरा अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि चुनाव चुनाव नहीं लगा देगा ना। सो है, ठीक है। फिर क्या बैलेंस? बैलेंस रिप्रेजेंट करता है उस जो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, कि भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो डिजायरेबल है भी कि नहीं। मान लीजिए वो काम आपको करने बोल रहा है भाई, हर दिन आपको 10 दिन तक वो डेली 4 घंटा एक्स्ट्रा खटने बोल रहा है, तो कितना हो गया? 40 आवर। अब वो 40 आवर खटने में मात्र बोल रहा है तुमको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो लगेगा नहीं ये क्या मतलब भीख दे रहा है क्या। तो उसका देखिए मतलब 40 घंटा एक्स्ट्रा खटा रहा है और केवल 2,000 रुपये दे रहा है। तो ये है भाई कि डिजायरेबल है भी कि नहीं वो रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डू आई एक्चुअली वांट दिस रिवॉर्ड। तो इसका यही बोलने का मतलब है बच्चों कि जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ठीक है, जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ये रिवॉर्ड मेरा डिजायरेबल है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब को सोचने के बाद, इन सब को यानी कि मोटिवेशन कैसे डिसाइड होगा भाई, पूरा इन सब को सोचने के बाद ई आई वी जब तीनों फैक्टर को कंसिडर करेंगे, उसके बाद देखा इसके बाद ही इंप्लॉय या तो मोटिवेट होगा या तो फिर नहीं होगा। समझ में आया? तो ये था। अच्छा, ये आपका -1 से +1 की तरफ था, इसको याद रख लीजिएगा। अब जो काम का चीज है यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर चूंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में से डाला हुआ है कि अगर एक भी जीरो हो गया ना तो पूरा मोटिवेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे ये आई को ही ले लीजिए। अब कंपनी से प्रॉमिस किया कि भाई कि ये तुम काम करो, चलो 40 घंटा काम करो, चलो तुमको हम 10,000 रुपये देंगे इस 40 घंटा एक्स्ट्रा वर्क आवर का, जो तो तुम ओवर टाइम करेगा 40 घंटा का, इसके बदले तुमको हम 10,000 रुपये देंगे। अब अगर एज ए हमको एम्प्लॉय इस पर हमको ट्रस्टेड नहीं कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये छोटा लोग देगा नहीं पैसा, ये मेरा पैसा ठग लेगा, तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा? सीधा जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है ना, तो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक। तो ये था बच्चों। अब आ जाइए, अब दूसरा देखिए, इक्विटी थ्योरी क्यों दिया था? एक्सटैसी एडम। अब ये क्या थे ना, एक्सटैसी एडम जो मेनली फोकस करते थे क्या, इन दिस थ्योरी अ सोशल कंपैरिजन वेयर इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स फेयरनेस। ये मेनली फेयरनेस से फोकस करते हैं, फेयरनेस बाय कंपेयरिंग देयर ओन सिचुएशन विथ अदर। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय, देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग शुरू से ही ना खुद को कंपेयर करने का आदत रखे हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझिए, एक प्रकार से जज ही होता है वो, एक प्रकार से जज करना ही होता है, ठीक। और उसको हम ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर फोकस कीजिए खाली। मान लीजिए ये एम्प्लॉय है और ये दूसरा एम्प्लॉय है, उसके साथ काम करता है, उसका कलीग है, ये जिस पोस्ट पे है ये भी इसी पोस्ट पे है, दोनों का सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मोटिवेशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पर हम लोग भाई कंपेयर करके देखते हैं अपना सिचुएशन को दूसरा से। यानी कि ये अगर वो एम्प्लॉय ए है तो एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी से खुद को कंपेयर करेगा, क्योंकि भाई वो दोनों सेम पोजीशन पे सेम पैसा को होल्ड करता है, सेम पैसा लोगों दोनों को सैलरी के तौर पे मिलता है, जितना ए का सैलरी है सेम बी का भी सैलरी है। तो यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए ये वो बस केवल सोशल अब फेयरनेस देख रहा है भाई कि मेरे साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन बस ना हो रहा हो, उसका मेन मेंटालिटी यही है। अब उसको कैसे देखेंगे? वो निकालने का फॉर्मूला क्या था? इंडिविजुअल आउटकम, यानी कि ये जो ए का मेहनत, ए का जो रिवॉर्ड या मेहनत बोलिए, और उसका जितना मेहनत लगाया गया सो ये मेहनत नहीं, ये समझ लीजिए उसका रिवॉर्ड हो गया कि कितना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ए को, और डिवाइडेड बाय कितना वो मेहनत किया है, आउटपुट मतलब इनपुट कितना वो मेहनत उसमें लगाया है, उसका रेशियो, और साथ ही साथ उसके साथ जो काम कर रहा था बी का, उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और कितना मेहनत वो लगाया है उसको। तो इस तरह से रेशियो निकालेंगे। पहले तो रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस रेशियो को ऐसे कंपेयर किया जाता है, देखिए ये जो इनपुट एंड आउटकम है उसी को ये समझा दिया गया कि इनपुट किसको बोलते हैं? जो मेहनत है, सो कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल अपने को जो मेहनत है, डिटेल पर समझाया गया कि इनपुट है क्या। इनपुट मतलब आपको बताया कि भाई कितना वो मेहनत कर रहा है, और आउटकम मतलब व्हाट, इनपुट समझ के आउटकम मतलब व्हाट, भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, ठीक है। तो देखिए वो इस तरह से कंपेयर होगा। मान लीजिए
इस ए का रेशियो बी का रेशियो से बराबर है तो भाई सेटिस्फाई है, वो खुश है कि हाँ भाई कोई भेदभाव नहीं हुआ। मान लीजिए ए का रेशियो बी से कम है और सेम लेवल का मेहनत किए हैं तो भाई उसको खराब लगेगा, गुस्सा आएगा ना, भाई हम भी वही मेहनत किए, वो भी वही मेहनत किया, तो हम ए को मिल रहा है मान लीजिए 10,000 रुपया और बी को मिल रहा है 15,000, ऐसा कहा है भाई, जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए तो क्या होगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा अंदर में नफरत होगा। ठीक है, ओवर पेमेंट में क्या है, ए का रेशियो अगर ज्यादा है बी से तो थोड़ा खराब फील होगा, गिल्ट टाइप का लगेगा। देखिए इस टाइप का फीलिंग ना एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो फील करता है भाई, जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जो उठाता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, उसको लगेगा भाई कि हम भी उतनी ही मेहनत किए, बी भी उतनी ही मेहनत किया, तो ऐसा ना हो कि हमको 15,000 मिले, यानी कि ए को 15 मिले और बी को 12,000 मिले, तो 3,000 कम क्यों मिले जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए, तो इसे क्या उसको खराब लग रहा है अंदर से। ठीक है, तो ये था आपका इक्विटी थ्योरी। अब इसमें रिस्टोरिंग वो इतना सारा हो तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इधर गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी कौन दिया था, एडविन लॉ। अब गोल सेटिंग थ्योरी में क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है ना, यहाँ पर बोला गया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन मॉडर्न मैनेजमेंट। इट सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्पेसिफिक चैलेंजेस गोल इज पावरफुल मोटिवेटर एज इट गिव्स इंडिविजुअल अ क्लियर डायरेक्शन और सेंस ऑफ पर्पस। क्या मतलब हुआ, ये बोलना ये चाह रहा गोल थ्योरी कि ये मान लीजिए एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और ये इसका सीनियर है, बॉस है। अब ये जाके इसको मोटिवेट कर रहा है भाई कि डू योर बेस्ट, इस टाइप से डू योर बेस्ट, या जी जान लगा काम करो, मेहनत करो, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, वो मिलेगा। इससे क्या है ना, अगर ये एम्प्लॉय मान लीजिए मोटिवेटेड भी है, ये एम्प्लॉय मोटिवेटेड तो चलो भाई हम काम करेंगे, ये मोटिवेटेड भी है, पर क्योंकि क्लियर डायरेक्शन और उसके पास गाइडेंस नहीं है ना, क्लियर डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं है, वो चाह करके भी उस काम को वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। तो इसी पे आता है क्या, गोल सेटिंग थ्योरी। अब उसी को देखिए लिखा हुआ है, द कोर कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है कि लोग रिसर्च शो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाउ गोल इज सेट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सिंपली टेलिंग समवन टू डू योर बेस्ट इज लेस इफेक्टिव देन गिविंग देम अ स्पेसिफिक टारगेट। यानी कि उसको पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए, पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए भाई तुमको क्या करना है, कैसे करना है, इस टाइप से, तब जाके वो काम करेगा और फिर उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वो 5 जो बेसिक प्रिंसिपल दिए थे, पहला क्या है, क्लैरिटी। तो भाई क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर गोल शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल। जो भी गोल उसको दिया जा रहा है, जो भी टारगेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पहला चीज तो ये। चैलेंज, नो डाउट चैलेंज आएगा, किसी भी काम में चैलेंज आता है, पर जो चैलेंज हो भाई वो अटेनेबल होना चाहिए, वो इम्पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल टाइप का टास्क ना हो, फिर वो बहुत दिक्कत है। ठीक है, कमिटमेंट। अब क्योंकि इंडिविजुअल मस्ट बाय इनटू द गोल, इफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व सेटिंग द गोल देयर कमिटमेंट इंक्रीज। अब क्योंकि देखिए कमिटमेंट कमिटमेंट सीनियर और जूनियर दोनों मिलकर किया है ना, जो टारगेट सेट किया है दोनों मिलकर सेट किया है, तभी तो गोल सेटिंग करके इस थ्योरी का नाम है। इसलिए थ्योरी का नाम क्या है आपका, गोल सेटिंग थ्योरी। तो दोनों एक साथ इसको किया है, टारगेट को सेट किया, तो क्या होगा भाई, अब जूनियर खुद ही मिलकर के अगर टारगेट को सेट किया है तो इसको लगेगा ना भाई हम खुद ही टारगेट को सेट किए और हम ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो और व्यक्ति का बात है। अगर हम टारगेट जो सेट किए हैं, हम अगर जो टारगेट सेट किए हैं तो इसको हमको पूरा करना चाहिए ना, क्योंकि टारगेट तो हम ही तो सेट किए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें जबरदस्ती ये थोप दिया गया है, जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक कमिटमेंट भी मैटर करता है जूनियर की तरफ से। फीडबैक फीडबैक जरूरी है, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना जरूरी है सीनियर को अपने जूनियर से। फिर क्या है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर जो काम मिला है, जो भी काम मिला है, जो भी वर्क मिला है, अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो भाई थोड़ा और टाइम दीजिए, और अगर सिंपल है तो उम्मीद कीजिए कि वो टाइमली उस काम को कर देगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू लॉग गोल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस थ्रू 4 मैकेनिज्म। वो 4 मैकेनिज्म क्या क्या है, एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, एफर्ट, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत, और स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तब जाकर फिर कोई गोल अचीव होता है। ठीक है, अच्छा, बाद में यही ना, बाद में ही गोल सेटिंग थ्योरी आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पार्ट बना, जिसको पीटर ड्रगर बाद में फेमस किए थे। ठीक है, अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा, आपको पहले बताएं कि क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि लियोन फेस्टिंगर। इसमें मेनली जो आपको समझने का जरूरत है क्या, आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी सिंपली क्या बोलता है, सो देखिए कॉग्निटिव थ्योरी बस सिंपली यही बोलता है भाई कि जो हम बोल रहे हैं और जो मेरा एक्शन है,
ठीक है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। ये आपस में क्या है, आपस में फिर मैच नहीं कर रहा है। मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह करने से क्या होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग छोड़वाना, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए छोड़ना है। अब वो रात दिन बोल तो रहा बड़ा बड़ा बात, भाई छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है मेरा, वो प्लान है उसको छोड़ने का। और कुछ नहीं, अगला दिन सुबह फूक रहा है, दोपहर को फूक रहा है, शाम को फूक रहा है, बस फूक रहा है। तो क्या हुआ, जो बोल रहा है वर्ड्स और उसका एक्शन आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको अंदर से खराब लगेगा। अंदर से खराब लगेगा तो अगर से इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनली कॉग्निटिव डिसऑनेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, cognitive dissonance occurs when person hold two or more contradictory belief, ideas or value, or is confronted by new information that conflicts with existing belief. This creates a state of psychological discomfort. ऐसा वो बताएं, ये लंबा चौड़ा बस वही लिखा और कुछ नहीं। अब मोटिवेशनल मैकेनिज्म, अब देखो, अब वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, डिस्कम्फर्ट है काउज बाय डिसऑनेस्ट एक्ट एज मोटिवेटर। अब भाई देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि भाई जो बार बार जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार मान लीजिए वो भाई बोल रहा है, वो बोल रहा है छोड़ देंगे और एक्शन वैसा हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, एक समय वो एकदम जोश में आ जाएगा कि नहीं यार अब तो छोड़ के ही रहेंगे। अब तो एकदम छान लिए कि भाई अब क्विट करना है, मतलब करना है। तो क्या करता है वो, बार बार जो नेग्लिजेंसी है, जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो एक प्रकार से मोटिवेशन का काम कर देगा। समझ में आया? तो थ्री वे ऑफ रिड्यूस डिसोनेंस, तीन तरीका है डिसोनेंस को कम करने का। ये उतना डिटेल में नहीं जाना जाने की जरूरत है, फिर सिर्फ देख लीजिए खाली। चेंज द बिलीव ऑफ बिहेवियर, अपना बिहेवियर या बिलीफ जो भी है उसको चेंज करेंगे। एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, नया नया तरीका सीखेंगे सिगरेट छोड़ने का, और इसमें एक नया जज्बा बनाएंगे, सो है। और रिड्यूस इंपॉर्टेंस, और जो खराब चीज़ है, वो लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो अलग चीज़ हो गया वो। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, बिलीविंग दैट इनकंसिस्टेंसी इज नॉट नॉट इम्पॉर्टेंट, आई रेदर लिव अ शॉर्ट हैप्पी लिव अ शॉर्ट हैप्पी लाइफ देन लॉन्ग बोरिंग वन। मतलब होता है ना, बहुत बार हम लोग अपना जिंदगी लंबा समय लंबा जीने का ख्वाहिश रखते हैं, पर क्या बना देते हैं भाई, आशीर्वाद जैसे कि, ऐसे समझ लीजिए। लंबा लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद उतना बेटर नहीं होता बच्चों। लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप एक हैप्पी लाइफ रहिए। हैप्पी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग लाइफ से। तो ये लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग उत्तर डिसोनेंस है, वो देखने जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए, पॉटर एंड लॉरेल मॉडल। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल क्या है वो देखिए। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल ना, ये थोड़ा हट करके है। अनलाइक सिमिलर थ्योरीज, मॉडल सजेस्ट मोटिवेशन डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस, इंस्टेड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिवॉर्ड, परसेप्शन एंड एबिलिटी। ये तीन चीज को लिया गया पहले तो। अब पॉटर एंड लॉरेंस के बारे में एक और चीज जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कहाँ है ये देखिए यहाँ पर है। इन ट्रेडिशनल थ्योरी, पहले का लोग क्या बिलीव करता था कि सेटिस्फैक्शन लीड टू परफॉर्मेंस, यानी कि कोई इम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाई है, ठीक है, डिससेटिस्फाई है, और उसके कारण उसका परफॉर्मेंस गिरे जा रहा है, तो भाई उसको पहले सेटिस्फाई करो, उसका डिससेटिस्फैक्शन को पहले सेटिस्फाई करो। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर उसका परफॉर्मेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले का ट्रेडिशनल थ्योरी सब में माना जाता था। पॉटर एंड लॉरेल इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। वो लोग बोला भाई परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। अगर काम अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, वो पर्सन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेन दोनों में अंतर था बच्चों। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलता है, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू परफॉर्मेंस, यानी कि पहले सेटिस्फाई कर दो एम्प्लॉय को, उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लॉरेल एंड पॉटर्स को रिवर्स करके बोला भाई वो अच्छा काम करेगा तो खुद ही खुद अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो इसको शुरू से देखते हैं। अब उसके लिए 5 मेन कोर कंपोनेंट रखा गया है। ठीक है, एक वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है, उसके लिए क्या उसको मनी कितना मिल रहा है, रिकॉग्निशन क्या मिल रहा है। परसिव इफेक्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या इसका मतलब हुआ, दिस बिलीव दैट ए सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट्स विल एक्चुअली लीड्स टू रिवॉर्ड, यानी कि छोटा कुछ खास तरह का मेहनत, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये हो गया। फिर क्या, एफर्ट, कितना एफर्ट लगाने का जरूरत है सो। फिर क्या, एबिलिटी एंड ट्रेड्स, भाई किस तरह का उसमें ये खासियत चाहिए, क्या उसका एबिलिटी या ट्रेड्स है। तो पहले लिखा हुआ है परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन वेदर द इंडिविजुअल हैज नेसेसरी स्किल्स, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी ट्रेड्स को बताएं। रोल परसेप्शन, यानी कि क्या उसमें रोल रेगुलेशन रहेगा इस टाइप से।
दिस रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल डिफाइन देयर जॉब, मतलब किस तरह का उसका जॉब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ कुछ खास था। अब इसमें दिक्कत भी आई, देखिए ये जो अब अलग अलग जो देखे ना, ये जो कंपोनेंट देखे, ये देखिए कोर कंपोनेंट है। इसका मेन खास खास चीज हम आपको बताएं, इसमें बहुत सारा आता है और यही इसका मेन डिमेरिट भी है। जैसे देखिए ये मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जो तीन ऊपर में था वो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट मस्ट मैच द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को सही जगह बैठाइएगा तो क्या होगा, उसका एबिलिटी हो देखा जाएगा। मैनेजर मस्ट क्लियरली डिफाइन जॉब्स, यानी कि भाई रोल परसेप्शन। और रिवॉर्ड मस्ट बी टाइड डायरेक्टली परफॉर्मेंस और इफेक्टिव, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, काम के हिसाब से मिलना चाहिए। तो देखिए बहुत तरह का ना अलग अलग कंपोनेंट था। अब इसका लिमिटेशन भी यही था इसमें ना, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग वेरिएबल था, तो भाई डिफिकल्ट ऑफ मैनेजर टू इम्प्लीमेंट परफेक्टली एट फास्ट पेस इन्वायरमेंट। समय के हिसाब के जो बदलते हुए समय है उसके हिसाब से मैनेजर लोग को समझ में नहीं आने लगा कि भाई क्या ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वेरिएबल है ना। ये जो आप देखें मेनली ये तो 5 जो कोर कंपोनेंट जो मेन था सो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। फिर क्या आपका इधर रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। अब ये क्या है, इसको एक तो पहले समझ लीजिए। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्या बोलता है, स्किनर फोकस प्योरली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ इन्फ्लुएंस बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब बोलने का सिंपल मतलब है, अलग अलग कॉन्सिक्वेंस को सिंपली ये बोलना चाह रहा है भाई कि ये मेनली ना, ये जो लॉ, ये जो थ्योरी है, ये मेनली लॉ ऑफ इफेक्ट पे बना हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, which state that behavior with positive consequence tend to repeat or with negative consequence do not repeat। सिंपल बस यही बोलने का मतलब है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का सिंपल मतलब भाई गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है उसको मेंटेन कीजिए, खराब बिहेवियर है क्विट कर दीजिए, बस इतना ही बोलना है उसको। ये बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। जैसे कि क्या देखिए, 4 स्ट्रेटेजी कौन कौन है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव अच्छा बिहेवियर है उसको कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए, ठीक है। जैसे देखिए गिविंग बोनस फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छा बिहेवियर था, फिर उसको मेंटेन रखे, वो अपना उस काम को टाइम से कंप्लीट करके दे रहा है, तो इसलिए भाई उसको रिवॉर्ड देते रहिए ताकि वो अच्छा अच्छा काम को मेंटेन जारी रखे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर, यानी कोई पर्सन है उसको तब तक टोकने को बोल रहा है मैनेजर को तब तक उसको टोकना भाई जब तक वो अपना आदत सुधार ना ले, ठीक है। कोई एक वर्कर था, कोई एक वर्कर है जो बार बार समझ लीजिए लेट आता है, ठीक है, तो उसको तब तक टोकना है जब तक वो टाइम पे आना स्टार्ट ना कर दे। पनिशमेंट, कोई कोई बिहेवियर, कोई कोई इंप्लॉय लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंस टाइप का आता है, तो अगर लॉस हो जाता है ना तो उसको पनिशमेंट देना भी जरूरी है। पनिशमेंट देने से जरूरी भाई सस्पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉय ब्रेकिंग सेफ्टी रूल्स, कोई सेफ्टी रूल्स तोड़ दिया तो क्या क्या किस भाई हम लोग पनिशमेंट दिए, क्यों, ताकि गलती दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। फिर क्या एक्सटेंशन, अब कोई होता कोई थर्ड टाइप का एम्प्लॉय जो सुनने का नाम ही नहीं लेता है, तो उस तरह केस में क्या करना है, उसको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह के एम्प्लॉय को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, बात खत्म, ठीक। तो ये था बच्चों आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब देखिए इसमें एक और नया पार्ट नहीं बनाएंगे, इसमें जो मॉडर्न थ्योरी है ना वो देख लिया। अब मॉडर्न थ्योरी में केवल एक ही आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वह क्या है आपका थ्योरी जेड बाय विलियम ऑची। थ्योरी जेड इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जेड और थ्योरी वाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड ऑलमोस्ट सिमिलर है। थ्योरी जेड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपका थ्योरी वाई का। थ्योरी वाई जिसको डॉगलस मैकग्रिगोर दिए थे, ठीक है। थ्योरी जेड जो है, थ्योरी जेड के बारे में कुछ और देख लीजिए जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसको जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। ये जापानीज मैनेजमेंट मतलब एक सक्सेसफुल मॉडल उठाया गया था, और ये एक प्रकार का ना आपका हाइब्रिड मॉडल है, जहाँ पर वेस्ट का फ्रीडम और ईस्ट का कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक साथ मिला के बनाया गया था, ठीक है। ये सब इसको ध्यान में रखिएगा। और सीधा आसान भाषा में देखिए, थ्योरी जेड में जो और भी कुछ कुछ जैसा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसका फीचर सब है थ्योरी जेड का। उस पर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉय को लंबे समय तक रखेंगे, वेस्टर्न कंट्री की तरह तुरंत तुरंत ले ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन आर बेस्ड थ्रू पार्टिसिपेटिव प्रोसेस, यानी सब कोई मिल करके डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेना है एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, वो सब मिल करके डिसीजन लेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि जो भी उसका आउटकम आएगा उसका। होलिस्टिक कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय, जो भी कंसर्न है एम्प्लॉय को वो लेकर के चलना है।
और स्लो इवैल्यूएशन प्रमोशन। भाई जो जो भी इवैल्यूएशन का मेथड है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि सही तरीका से हो। ठीक है, अब ऐसे समझिए, मेन देखिए, मेन यहाँ से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा है थ्योरी वाई। क्या बता के थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स ऑलमोस्ट सेम है। थ्योरी वाई सिंपली बोलता है भाई कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक डिसीजन योर सेल्फ, तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए थ्योरी वाई में क्या था, थ्योरी वाई में था कि भाई जो इम्प्लॉय लोग है अच्छे से कैपेबल है, थोड़ा मोटिवेटेड है और स्किल रखता है, तो क्या किया भाई, उसको हम लोग काम थमा दिया, बोले तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इस काम को देख लेना। थ्योरी जेड थोड़ा और एडवांस है, तो क्या बोलता है भाई, और साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि लंबा समय के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप से। तो ये था बच्चों आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तीनों पार्ट में सारा मोटिवेशन चीज हम कवर कर दिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पसंद आया हो। धन्यवाद।